अध्याय 726, क्या तुम मुझे चुंबन नहीं दोगे? अध्याय 726, क्या तुम मुझे चुंबन नहीं दोगे? तुम मजाक कर रहे हो। हम जैसे छोटे लोगों को कभी भी इतने बड़े स्तर के आयोजनों में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मैंने सुना है कि नोबल शाही परिवार के लिए सामान उपलब्ध कराने में माहिर है। हालांकि वे चैनल, टिफनी या अरमानी जितने लोकप्रिय नहीं हैं, नोबल कहीं ज्यादा उत्तम दर्जे का है। जब वे चर्चा कर रहे थे, लियांग बिकिन ने अपने हैंडबैग से एक सुंदर निमंत्रण कार्ड निकाला और सहजता से पूछा, क्या आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? यही है, ये तो बहुत बढ़िया है। बिकिन, आपको आमंत्रित किया गया है, एक कलाकार ने निमंत्रण कार्ड को उत्सुकता से देखते हुए कहा। ओह, इस निमंत्रण कार्ड की खुशबू कितनी अच्छी है। जैसी कि नोबल से उम्मीद थी, वे अपने निमंत्रण कार्ड के साथ बहुत रचनात्मक हैं। बेशक, उन्होंने मनोरंजन और फैशन उद्योग के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित किया। अब जबकि बिकिन की फिल्म लगातार बेहतर होती जा रही है, उनकी टीवी सीरीज भी लोकप्रियता में तेजी से बढ़ रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें आमंत्रित किया गया है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। काश मैं भी जा पाता। मैं भी। लियांग बिकिन ने अपना निमंत्रण पत्र सावधानी से रखा और उन्हें लगभग दयनीय दृष्टि से देखा। मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी चचेरी बहन से पूछ सकती हूँ, जो नोबल के कला निर्देशक की करीबी है। वह इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि भी है। ये तो वाकई शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बिकिन। लियांग बिकिन उनकी तारीफों और कृतज्ञता से संतुष्ट थे। आपका स्वागत है, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वापस आते समय निंगक्षी को एहसास हुआ कि उसके पास कुछ खाली समय है, इसलिए वह दूसरे वरिष्ठ भाई तांग लैंग से मिलना चाहती थी। हालांकि उसे याद आया कि तांग लैंग का मूल नंबर अब संपर्क करने योग्य नहीं था, इसलिए उसने अपना ब्लूटूथ ईयरफोन लगाया और लू टिंगजियाओ को कॉल किया। अरे, आदमी की गहरी आवाज गूंजी। बॉस, तांग लैंग का मोबाइल नंबर क्या है? कृपया मुझे भेज दीजिए। मैं दोपहर में फ्री हूँ और तब उससे मिलूंगा। ठीक है। वैसे कंपनी ने मुझे एक कार दी है। यह वाकई एक शानदार काली कार है। निंगक्षी ने उत्साह से लू टिंगजियाओ को ये खबर सुनाई। आप गाड़ी चला रहे हैं? लू टिंगजियाओ ने पूछा। हाँ, गाड़ी चलाने पर ध्यान दो और अपने घाव का ध्यान रखो। मैं अब कॉल समाप्त करता हूँ। निंगक्षी थोड़ी निराश हुई। मालिक, आप मेरे साथ बहुत रूखे हैं। क्या आप मुझे एक किस भी नहीं देंगे? खेलना बंद करो। ठीक है, अलविदा। निंगक्षी ने कॉल समाप्त कर दी। कुछ सेकंड बाद उसका फोन बीप हुआ। शायद लू टिंगजियाओ उसे मैसेज कर रहा था। निंगक्षी ने नजर घुमाई और एक फॉरवर्ड किया हुआ फोन नंबर देखा, जिसके साथ एक चुंबन वाला इमोजी भी जुड़ा हुआ था। निंगक्षी खिलखिलाकर बोली, शैतान कितना प्यारा है। निंगक्षी ने घर पहुंचते ही दूसरे बड़े भाई को पुकारा। नमस्ते, दूसरे बड़े भाई। छोटी जूनियर बहन, आखिरकार तुमने मुझे याद कर लिया। वह अकेलेपन में रोया। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो? यूं, क्या तुम काम कर रही हो? तुम कब फ्री हो? क्या हम मिल सकते हैं? निंगक्षी ने पूछा। ओह, कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। तुम्हारे आदमी ने अभी अभी मुझे छुट्टी दी है, ये कहते हुए कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। उफ, उसे तो बस उनके साथ शामिल होना ही था, भले ही तांग लैंग अब एक छोटा सुरक्षा गार्ड है। ओके। अध्याय 727, मेरा बेटा। अध्याय 727, मेरा बेटा। भोजनालय में। अरे, लेडी बॉस, एक आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। उस आदमी के छोटे भूरे बाल अभी भी थे। उसने एक हाथ जेब में डाला हुआ था और उसने सुरक्षा वर्दी पहन रखी थी। जब निंगक्षी ने तांग लैंग का पहनावा देखा तो वह पानी पीते समय लगभग घुट गई। तुम मुझे देखने के लिए कितनी उत्सुक हो? उस आदमी ने उसके सामने वाली सीट पर आराम से बैठते हुए पूछा। दूसरे बड़े भाई, क्या आप सचमुच लू टिंगजियाओ के कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं? हालांकि उसे पहले से ही इसके बारे में पता था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा वर्दी पहने देखना उसके लिए आश्चर्य की बात थी। हाँ, क्यों? मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, तुम्हारी वजह से बॉस ने मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दी। तांग लैंग ने अनजाने में अपनी कमर पर हाथ फेरा। बेशक वो बंदूक नहीं थी, बिजली का डंडा था। अरे दूसरे बड़े भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्या पहले बड़े भाई से लड़ाई में तुम्हारा सिर टूट गया? तांग लैंग ने उसकी ओर देखा। उसकी गंभीर आंखें सांसारिक इच्छाओं से मुक्त थीं। तुम्हारे जैसे आम लोग कभी भी आम आदमी बनने की चाहत को नहीं समझ पाएंगे। निंगक्षी अवाक रह गई। ओह, छोटी जूनियर बहन, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लू टिंगजियाओ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या ये एक रात का रिश्ता है? कई रातों का रिश्ता? या तुम उसकी रखेल हो? तांग लैंग ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। एक रात का साथ? कई रातों का साथ? वह तो ये भी कह सकता है कि वे फायदेमंद दोस्त थे। निंगक्षी नाराज हो गई। बकवास, हम असल में एक सामान्य रिश्ते में हैं। अरे, क्या तुम सच में कह रही हो? तांग लैंग हैरान रह गई। कोई हैरानी नहीं कि हाल ही में कोई पागल हो रहा है। कोई? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? निंगक्षी लड़खड़ा गई। कोई नहीं। तांग लैंग ने विषय को एक तरफ कर दिया और पूछा, तुम दोनों कब से साथ हो? निंगक्षी ने उंगलियों पर गिनती की। उम्मीद, आज मिलाकर 3 दिन हो गए हैं। तो फिर आप लोगों ने अपना रिश्ता डीसी में शुरू किया? तांग लैंग और भी हैरान था। निंगक्षी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। सही कहा। क्या तुमने सुना नहीं कि परीक्षाएं और चुनौतियां ही सच्चे प्यार को उजागर करती हैं? इस बार तांग लैंग की बोलती बंद हो गई। अगर उस खास इंसान को पता चल गया कि वो इस राउंड में उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया है, तो वो कितना निराश होगा। निंगक्षी ने बेसब्री से मेज पर अपनी उंगलियां पटकीं। अब आपसे सवाल पूछने की मेरी बारी है। तुम क्या जानना चाहते हो?
तांग लैंग ने अपनी भौहें उठाईं। तुम अचानक लू टिंगजियाओ के लिए काम क्यों कर रहे हो? हर कोई चाहता है कि उसकी जरूरतें पूरी हों। निंगक्षी ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि दूसरे बड़े भाई को लू टिंगजियाओ की मदद की जरूरत थी और वे दोनों कुछ शर्तों पर सहमत हो गए थे। निंगक्षी ने उनके सौदे की बारीकियों के बारे में नहीं पूछा। कभी कभी कम जानकारी होना ही बेहतर होता है। फिर उसने सीधे तौर पर घोषणा की, दरअसल मैं आज यहाँ व्यवसाय के सिलसिले में आई हूँ। दूसरे बड़े भाई, क्या आप अंशकालिक नौकरी में रुचि रखते हैं? तांग लैंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ओह, पार्ट टाइम नौकरी, मुझे दिलचस्पी है। मेरे पास अब पैसे कम पड़ रहे हैं। तांग ये ने मेरे सारे पुराने खाते बंद कर दिए। कितना निर्दयी है वो। निंगक्षी ने कहा, तुम्हें न मारकर वह पहले से ही बहुत दयालु है। बताओ, ये कौन सी अंशकालिक नौकरी है? असल में चाहे कुछ भी हो, मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे। इतनी जल्दी मत मानिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक 5 साल के लड़के को कुंग फू सिखाएं। आपको गंभीरता से और ईमानदारी से उसे वह सिखाना होगा जो आपके पास है। तांग लैंग ने अपने बाल झाड़े। 5 साल का बच्चा, ये तो बहुत मुश्किल है ना? ये किसका बच्चा है? इतना जरूरी कि मुझसे ही पूछना पड़ेगा। निंगक्षी ने चाय की चुस्की ली और बस इतना कहा, मेरा बेटा। अध्याय 728, लू टिंगजियाओ का स्वाद बहुत अजीब है। अध्याय 728, लू टिंगजियाओ का स्वाद बहुत अजीब है। तुमने बच्चे को कब जन्म दिया? और वह अब 5 साल का है। सबसे अतार्किक बात तो ये है कि क्या तुम बच्चा पैदा भी कर सकती हो? तांग लैंग चौंक गई। निंगक्षी ने वापस आने के बाद पुरुषों का वेश धारण कर लिया था ताकि वह उसे लड़कियों के वेश में देखकर अति प्रतिक्रिया न दे, लेकिन भले ही उसने पुरुषों का वेश धारण किया हो, फिर भी वह जैविक रूप से एक महिला ही थी। मैं एक औरत हूँ, ठीक है? मैं बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकती? निंगक्षी भड़क उठी। क्या ये सचमुच आपका बेटा है? निंगक्षी ने उस पर आंखें घुमाईं और गुस्से से कहा, लू टिंगजियाओ का बेटा मेरा बेटा है। ठीक है, तांग लैंग ने कहा, मुझे लगा कि यह सचमुच तुम्हारा बच्चा है। और हाँ, क्या तुम उसके बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो? अपना काम देखो। तुम यह नौकरी ले रहे हो या नहीं? हाँ, जब तक इससे लाभ मिलता रहेगा मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर तय हो गया। तुम सप्ताहांत में पढ़ाओगी क्योंकि उसे सप्ताह के दिनों में स्कूल जाना है। 3 महीने का परिवीक्षा काल होगा। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, निंगक्षी ने गंभीरता से कहा। अस्क अस्क, तांग लैंग ने अपना सिर हिलाया। यह क्या है? किसी की औरत बनने के बाद तुम बदल गई हो। मेरी प्यारी छोटी जूनियर बहन अब कभी वापस नहीं आएगी। यदि आप भी सुरक्षा गार्ड बन सकते हैं तो कुछ भी संभव है। कुछ देर बातचीत करने के बाद निंगक्षी को अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या लू टिंगजियाओ को मेरे अतीत के बारे में पता है? और आपके साथ मेरे रिश्ते के बारे में भी? तांग लैंग ने अपनी चाय की चुस्की ली और जवाब दिया, शायद। निंगक्षी ने उसका जवाब सुनकर राहत की सांस ली। दरअसल लू टिंगजियाओ पहले ही देख चुका था कि फिलाडेल्फिया के शस्त्रागार में क्या हुआ था, इसलिए उसे पता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निंगक्षी मन ही मन सोच रही थी कि तभी तांग लैंग बोल पड़ा, उस खास व्यक्ति के अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू टिंगजियाओ की महिलाओं में इतनी अजीब पसंद होगी। निंगक्षी ने उसकी तरफ आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अजीब कैसे हूँ? क्या तुम्हें पसंद करना काफी अजीब नहीं है? ठीक है, यह अजीब था। रीगल रिवरिया होटल में जैसे ही वह घर पहुंची, निंगक्षी ने देखा कि एक आदमी धूप का चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए उसके अपार्टमेंट के सामने बैठा हुआ है। ब्लॉन्डी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहाँ थे? मैं तो लगभग जमकर मर गया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, जियांग मुये ने आग्रह किया। ये वास्तव में वह था। निंगक्षी ने अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोला, फिर उसके लिए एक गिलास गर्म पानी डाला। क्या तुम अभी अभी हस्ताक्षर समारोह से आए हो? हम, जियांग मुये बुदबुदाया। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। निंगक्षी ने चिढ़ाते हुए अपनी भौहें उठाईं। जियांग मुये ने गुस्से में कहा, तुमने खुद कहा था कि तुम कभी किसी पुरुष के साथ घर नहीं बसाओगी। प्यार तो तूफान की तरह आया। जियांग मुये ने उसे मुक्का मारने की अपनी इच्छा दबाते हुए गहरी सांस ली। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अगर लिंग झिझी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बताए तो उस पर यकीन मत करना। वह मुझे क्या बताने वाली है, चाहे वो कुछ भी कहे, बस उस पर यकीन मत करना। जियांग मुये ने अधीरता से अपना मास्क वापस पहनते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। उफ, निंगक्षी अवाक रह गई। वह इतनी दूर से सिर्फ उसे कुछ रहस्यमयी बात बताने आया था। अध्याय 729, अंततः फिर मिलेंगे। अध्याय 729, अंततः फिर मिलेंगे। अगली रात इंपीरियल नाइट होटल में दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांडों में से एक नोबल अपने उत्पाद लॉन्च करने वाला था और चीन के बाजार में अपनी आधिकारिक उपस्थिति की घोषणा करने वाला था। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में उनके विज्ञापनों की नई रहस्यमयी महिला नायक, उद्योग जगत की वर्तमान शीर्ष परफ्यूमर ग्लिन क्रिस्टा और रेड एंड ब्लैक और विंड के निर्देशक, नोबल के कला निर्देशक कुक ब्रांड भी शामिल थे। स्थानीय प्रसिद्ध परफ्यूमर बाई कियांगवेई के साथ साथ मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियां सू यिमो और सोंग लिन भी कैमरों के सामने पोज देती नजर आईं। उस रात नोबल के लिए कई बड़े सितारे मौजूद थे। सू यिमो ने दिन की थीम से मेल खाते हुए एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसका अंदाज ईडन गार्डन जैसा था। इस ड्रेस पर फूलों के डिजाइन थे जो उन्हें रहस्यमयी और खूबसूरत बना रहे थे। बहन यिमो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बकवास, यिमो हर दिन सुंदर है। ये सब बहन यिमो की बदौलत है कि हम आज यहाँ हैं। कुछ कलाकार यिमो पर छाए हुए थे। आपका स्वागत है।
हम सभी सहकर्मी हैं, सू यिमो ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। जब वे बातचीत कर रहे थे तो किसी ने पूछा, ओह, क्या आप लोग जानते हैं कि नोबल के नए उत्पाद का एम्बेसडर कौन है? वे इस बारे में बहुत गुप्त रहे हैं। उद्योग में कोई नहीं जानता कि वह कौन है। कितना रहस्यमय है। इसमें इतना राज क्या है? क्या ये ली यूलिंग नहीं है? लियांग बिकिन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। ली यूलिंग, ये स्टारलाइट से कोई क्यों है? क्या ग्लोरी वर्ल्ड से किसी ने ऑडिशन नहीं दिया? बहन यिमो किसी और अनुबंध से बंधी है, तो तुमने इसे क्यों नहीं आजमाया? बिकिन, लियांग बिकिन बस एक अजीब सी बनावटी मुस्कान ही दे पाईं। वो ऑडिशन देने गई थी, लेकिन शुरुआती राउंड में ही रिजेक्ट हो गईं। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है, इसलिए उसने कहा, आप उस समय अपनी फिल्म में व्यस्त रहे होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास समय नहीं था। लियांग बिकिन के चेहरे पर नरमी छा गई। मैं उस समय बहुत व्यस्त थी, इसलिए ऑडिशन में नहीं गई। मन ही मन उसे इस बात की राहत थी कि नोबल की ऑडिशन प्रक्रिया गोपनीय थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि उसने ऑडिशन दिया भी था या नहीं। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने दो परिचित लोगों को अंदर आते देखा। क्या ये निंग शी और लिंग झिझी नहीं है? वे यहाँ क्यों हैं? ये तो साफ है, लिंग झिझी निंग शी की ऐसी खराब पसंद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उसे यहाँ ले आई ताकि उसे सिखा सके कि उत्तम दर्जे का क्या मतलब होता है। ये डायरेक्टर कुक हैं। उनका ध्यान नोबल के कला निर्देशक कुक की ओर गया, जो अचानक प्रकट हुए थे। वह हमारी ओर देख रहा है, वह आ रहा है। लियांग बिकिन भी उत्साहित थी, लेकिन उन्होंने शांति से काम लिया। बकवास मत करो, मेरे चचेरे भाई के डायरेक्टर कुक से अच्छे संबंध हैं। सू यिमो ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। काफी समय हो गया है, मिस्टर कुक। कुक ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। हम फिर मिलेंगे, सुश्री सू। आपके और आपके दोस्तों के समर्थन के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है। उसके आसपास के कलाकार ये देखकर ईर्ष्यालु लग रहे थे कि सू यिमो निर्देशक कुक के कितने करीब थी। लियांग बिकिन को अपनी चचेरी बहन पर गर्व हो रहा था। मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ, हम जल्द ही फिर बात करेंगे। कुक ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और कुछ देर बातचीत के बाद सू यिमो से विदा ली। अरे मेरे प्यारे शी, हम अंततः फिर मिलेंगे। अध्याय 730। मेरे प्रिय, क्या तुम प्यार में हो? अध्याय 730। मेरे प्रिय, क्या तुम प्यार में हो? सू यिमो से बात करते हुए कुक विनम्र और संयमित था, लेकिन निंग शी को देखते ही उसका रवैया बदल गया। लगभग तुरंत ही उसका लहजा भावुक हो गया और उसे देखते ही उसने उसे जोर से गले लगा लिया। निंग शी 4 साल से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए उसे लोगों का अभिवादन करने के उनके तरीके की आदत थी। निंग शी के गले लगते हुए उसने कहा, बहुत दिनों बाद मिले। ओह मेरी प्यारी, क्यों? कुक ने अचानक आश्चर्य से उसकी ओर देखा। निंग शी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है? मेरी प्यारी, तुम पहले से भी अधिक सुंदर लग रही हो। कुक ने उत्साह से कहा। निंग शी हंसी। प्रिय डायरेक्टर, क्या आप लड़कियों की तारीफ करने में माहिर नहीं हैं? कुक ने उसे सच्चे दिल से देखा। अरे नहीं नहीं, अब तुम वाकई ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रुको जरा, अब तो तुम्हारा आकर्षण और भी बढ़ गया है। बताओ, क्या तुम प्यार में हो? निंग शी दंग रह गई। क्या हो रहा है? क्या इस आदमी की कोई खास आंखें हैं? डायरेक्टर कुक, आप वाकई मजाक करने में माहिर हैं। निंग शी ने लिंग झिझी की तरफ ध्यान से देखा और लापरवाही से बहाना बनाया। कुक ने अपने प्रेम जीवन के बारे में और अधिक नहीं बताया और लिंग झिझी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा प्रिय। मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई तुम्हें देखकर हैरान हो जाएगा। बाद में मिलते हैं, धन्यवाद। सू यिमो और लियांग बिकिन यह नहीं सुन सके कि उनकी बातचीत किस बारे में थी, लेकिन कुक और निंग शी की घनिष्ठता स्पष्ट थी। सू यिमो की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। लियांग बिकिन भी परेशान था। वह महिला डायरेक्टर कुक के इतने करीब क्यों है? लगता है वे कुछ ज्यादा ही करीब हैं। एक महिला कलाकार ने सुझाव दिया। लियांग बिकिन ने व्यंग्य किया, मैं सोच रहा था कि उसे कैसे आमंत्रित किया गया। लिंग झिझी ने उसे निमंत्रण कार्ड नहीं दिलाया होगा। ये चुड़ैल, वह पुरुषों के साथ बेहतर और बेहतर होती जा रही है। सू यिमो ने उसे झुंझलाहट से घूरा, बकवास बंद करो। मैंने जो कहा था उसे मत भूलना। उसकी चचेरी बहन बहुत आवेगी थी और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती थी। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि वह सू यिमो की चचेरी बहन है, इसलिए वह जो कुछ भी कहती उससे अप्रत्यक्ष रूप से सू यिमो की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता था। मुझे माफ करना, मैं उसकी चिड़चिड़ी आवाजें बर्दाश्त नहीं कर सका। लियांग बिकिन बुदबुदाया, बहन यिमो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा उससे तुलना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। कुछ ही क्षणों बाद सम्मेलन शुरू हो गया। नोबल के संस्थापक ने अपने नवीनतम उत्पाद के मूल विचार और भविष्य की मार्केटिंग योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया। फिर सू यिमो के नेतृत्व में मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों ने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। एक साक्षात्कार में सू यिमो ने कहा, मुझे हमेशा से नोबल के उत्पाद पसंद रहे हैं। मैं उनकी रचनात्मकता से प्रभावित हूं और इस सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने पर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं। यिमो, मैंने सुना है कि निर्देशक कुक शुरू में आपको एम्बेसडर बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चैनल के साथ आपके अनुबंध के कारण आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सच है? एक पत्रकार ने पूछा। सू यिमो मुस्कुराई, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार ने अपना माइक डायरेक्टर कुक की ओर करते हुए पूछा, डायरेक्टर कुक भी निराश हुए होंगे। कुक ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, यह मेरी किस्मत है। इसे दुर्भाग्य के रूप में छिपा हुआ आशीर्वाद कहा जा सकता है। मैं इस बार अपनी राजदूत से सचमुच संतुष्ट हूँ।
वह अद्भुत है। अध्याय 731, एक रहस्यमय राजदूत। अध्याय 731, एक रहस्यमय राजदूत। कुक की बातों से माहौल थोड़ा अजीब हो गया। पत्रकार घबराकर पसीने से तरबतर हो रहा था। यह विदेशी बहुत सीधा सादा था। यद्यपि वह सचमुच ये शब्द कह रहा था, लेकिन ये बहुत उचित नहीं था, विशेषकर सु यिमो के सामने। सु यिमो ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर कुक को प्रभावित करने के लिए एक अद्भुत कलाकार होना जरूरी है। डायरेक्टर कुक ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, सच में वह है। सु यिमो की उदारता ने किसी भी असहजता को शांत कर दिया। भीड़ इस नए राजदूत में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी, जिसकी वे घोषणा करने वाले थे। क्या कुक ब्रांड के लिए बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, या फिर उनका एम्बेसडर वाकई इतना कमाल का था? शायद बाद वाला सच हो, क्योंकि नोबल एक उच्च स्तरीय ब्रांड था। उनका एम्बेसडर वाकई उतना ही असाधारण हो सकता है जितना कुक ने दावा किया था। लॉन्च के बाद स्टाफ ने मेहमानों को नवीनतम परफ्यूम का नमूना वितरित किया। नोबल परफ्यूम की उत्पत्ति 200 साल पहले हुई थी और यह पीढ़ियों से चली आ रही है। अपने अनूठे फॉर्मूले के साथ हमने परफ्यूम आसवन की प्राचीन तकनीक को अपनाया है और सख्त गुणवत्ता जांच के तहत सर्वोत्तम सामग्री का चयन किया है। इस बार हमारे नए परफ्यूम में बल्गेरिया की रोज वैली से गुलाब, फ्लोरेंस से चमेली, भारत से रजनीगंधा, हैती से वेटिवर और मेडागास्कर से इलम इलम का इस्तेमाल किया गया है। हर किसी ने गहरे और सुगंधित नमूने की पट्टियों को सूंघा और तुरंत ही एक पुराने आलीशान महल में पहुंच गए, जो भव्यता का प्रदर्शन कर रहा था। मानव प्रस्तुति और सभी की प्रशंसा से उत्साहित होकर सबके सामने लगी बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी। स्क्रीन पर एक उदास आसमान दिखाई दे रहा था, जो तूफानी बादलों से घिरा हुआ था। फिर बादलों को चीरता हुआ चीन की प्राचीन चांगआन गली का नजारा दिखाई दिया। वहां एक युवती थी, जिसके कपड़े गंदे थे और बाल बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा धूल से सना हुआ था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। उस समय अतिथि और पत्रकार सभी आश्चर्यचकित थे। ओह, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? क्या ये सचमुच नोबल के प्रसिद्ध निर्देशक द्वारा निर्मित विज्ञापन है? क्या नोबल का मुख्य विषय उत्कृष्ट नहीं होना चाहिए? यह सही है। मुख्य पात्र एक भिखारी की भूमिका क्यों निभा रहा है? चुंगी महल के 2 पहरेदार अपने घोड़ों पर तेजी से गुजरे, लेकिन उन्होंने सड़क पर चल रही उस युवती पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ भ्रमित थी, उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजदूत तो आए ही नहीं, उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? क्या राजदूत को इसे शूट करने में कठिनाई नहीं होगी? क्या भिखारी सिर्फ एक सहायक पात्र हो सकता है? हो सकता है कि मुख्य पात्र अभी तक प्रकट न हुआ हो। जैसे ही सबने अपनी अपनी शंकाएं और धारणाएं व्यक्त की, स्क्रीन सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर घूम गई और तेज हवा के झोंकों की आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, हवा में सरसराहट हो रही थी। घोड़ों की टाप टाप की आवाजें नजदीक आ रही थीं, क्योंकि पहले जा चुके पहरेदार वापस आकर उस युवती के ठीक सामने रुक गए थे। प्रमुख सेनापति अपने घोड़े से उतरकर उस युवती के सामने घुटने टेककर बैठ गया। तुरंत ही बाकी सभी सैनिक भी अपने घोड़ों से उतर आए और झुककर प्रणाम किया। अध्याय 732, अद्भुत सभी उपस्थित। अध्याय 732, अद्भुत सभी उपस्थित। इसके बाद कैमरा लड़की के चेहरे पर केंद्रित हो गया। उसके बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे, मानो खुशबू के छिड़काव से आने वाली हवा का आभास हो। लड़की का धुंधला चेहरा अपनी स्पष्ट आंखों से लेंस में उदासीनता से देख रहा था, जिससे एक मासूम सौम्यता का भाव झलक रहा था। इसके बाद ये दृश्य भीड़ को चांगआन की सड़कों से एक बेहद आलीशान महल में ले गया। इस दृश्य में एक महिला की पीठ का एक सिलहूट था और उसने शानदार ढंग से एक सुनहरे रेशमी परिधान पहना हुआ था और उसके बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे हुए थे। वह शालीन कदमों से महल में एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। उस पल आखिरकार सबको कहानी समझ आ गई। वह भिखारी लड़की असल में एक राजकुमारी थी, जो अचानक आम लोगों के बीच आ गई थी। लड़की के कपड़े फटे हुए और चेहरा गंदा होने के कारण पहरेदार उसे पहले पहचान नहीं पाए थे। आखिरकार उन्हें लड़की की असली पहचान तब पता चली जब उसके गिरी हुई सूरत के बावजूद उसके अंदर की शान जगमगा उठी। जैसे ही भीड़ इस विज्ञापन की रचनात्मकता की प्रशंसा कर रही थी, स्क्रीन पर राजकुमारी के चेहरे का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। अंततः राजकुमारी का खुलासा होने वाला था और उद्घाटन समारोह में उपस्थित भीड़ ये जानने के लिए उत्सुक थी कि यह रहस्यमयी राजदूत कौन है। चमकदार हेयरपिन उसके बालों के बीच झूल रहा था और उस क्षण जब राजकुमारी ने धीरे से अपनी पलकों के नीचे से ऊपर देखा, उस सुंदर मनोहर चेहरे के साथ उसके माथे पर लाल एप्लिक ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। क्योंकि उनके पास तुलना के लिए पिछले भिखारी का रूप था, ये दृश्य सभी के लिए और भी चौंकाने वाला था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब सभी ने पहचान लिया कि वह लड़की कौन थी। निंग शी। यह निंग शी है, द वर्ल्ड की अग्रणी सह कलाकार मेंग चांगे की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री निंग शी। बहुत खूबसूरत। मुझे याद है जब मैंने द वर्ल्ड का ट्रेलर देखा था, मैं पहले ही उसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित हो चुका था। कुछ लोग सुखद आश्चर्य से भर गए तो कुछ हक्के बक्के रह गए। जैसे ही निंग शी का चेहरा साफ दिखाई दिया, सु यिमो की चाय लगभग गिर ही गई। ये तो असल में निंग शी थी। ये कैसे हो सकता है? ये निंग शी कैसे हो सकती है? लिया बिकिन बेकाबू होकर खड़ी हो गई। वह खुद साफ साफ देखना चाहती थी, लेकिन अविश्वास में बुदबुदाई, बिल्कुल नहीं। ये निंग शी कैसे हो सकती है? क्या कोई गलती हुई है? बिकिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ली युएलिंग थी? वह महिला निंग शी इस पद के राजदूत पद के लिए कैसे योग्य हो सकती है? पूरे विज्ञापन के अंत में बस एक पल के लिए ही सही, निंग शी ने सब पर गहरी छाप छोड़ी। वह निंग शी ही थी।
उन्होंने उसे बिल्कुल भी गलत नहीं पहचाना। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शानदार, बहुत ही शानदार, आखिरकार ये डायरेक्टर कुक है। क्या अद्भुत विचार है। हालांकि पूरी क्लिप में कोई संवाद नहीं था, लेकिन इसने सभी को एक मजबूत संदेश दिया। शान एक प्रकार का आभामंडल है जिसे कोई भी सड़क छाप नजरिया नहीं ढक सकता। भले ही राजकुमारी गिर गई हो और सड़कों पर भिखारी बन गई हो, वह फिर भी एक राजकुमारी थी। उसके कपड़ों और रूप रंग के बावजूद उसकी आभा का शान नहीं बदलेगा। बहुत आश्चर्यजनक। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि नायिका ने अंत में केवल 1 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाया, लेकिन मेरे दिमाग में केवल अंतिम सेकंड ही याद रहा। सभी लोग तब तक आश्चर्यचकित रहे जब तक कि स्क्रीन पर केवल परफ्यूम की नवीनतम क्रिस्टल बोतल का डिजाइन और ब्रांड लोगो ही नहीं दिखाई दिया। अगला, आइए हम अपनी नवीनतम राजदूत निंग शी को आमंत्रित करें। स्वागत है मिस निंग। मेजबान द्वारा इतने जोश से परिचय कराए जाने पर निंग शी, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी जहां किसी का ध्यान नहीं था, धीरे से खड़ी हो गई। निर्देशक कुक असाधारण रूप से उत्साहित थे और मंच पर स्वयं चलकर आए थे तथा निंग शी को मंच पर लाने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से पहले उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति की तरह उन्हें प्रणाम किया। अध्याय 733 निश्चित रूप से देखने लायक। अध्याय 733 निश्चित रूप से देखने लायक। अब और शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार नोबल की राजदूत निंग शी थी, इसमें कोई शक नहीं था। ये तो बहुत अप्रत्याशित है। कौन जानता था कि गुप्त राजदूत असल में वही अभिनेत्री है जिसने मेंग चांगे मिस निंग का किरदार निभाया था। इस बार मुकाबला बहुत कड़ा था और मुझे लगता है कि ऑडिशन में कई बेहतरीन कलाकारों ने हिस्सा लिया था। मुझे आश्चर्य है कि निर्देशक कुक ने निंग शी को ही क्यों चुना। प्रारंभिक ऑडिशन के दौरान मैंने देखा कि मेंग चांगे में वह भव्यता और गौरव था जिसकी हमारे ब्रांड को आवश्यकता है। कुक ने गर्व से उत्तर दिया। निंग शी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि सुगंध के बारे में आप क्या समझती हैं? रिपोर्टर ने निंग शी की ओर मुड़कर पूछा। खुशबू किसी व्यक्ति पर सबसे सीधा और सबसे ज्यादा असर डालने वाली खुशबू होती है। खुशबू के जरिए व्यक्ति का अपने आसपास के माहौल के प्रति स्वाद निखरता है और यह किसी का ध्यान नहीं जाता। एक महिला के लिए पुरुषों को शायद याद न रहे कि आपने आज क्या पहना होगा, वे ये भी भूल सकते हैं कि आप कैसी दिख रही थीं, लेकिन उन्हें आपकी खुशबू जरूर याद रहेगी। लोगों की खुशबू की यादें उनके जहन में कुछ समय तक रहती हैं। निंग शी ने बिना किसी मंचीय भय या घबराहट के एक ही कमरे में इतने सारे पत्रकारों और उद्योग जगत के बड़े लोगों का सामना करते हुए सहजता से जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी रुकावट के चलती रही। सबकी नजरें निंग शी पर टिकी थीं। किसी ने गौर नहीं किया कि पीछे वाले दरवाजे से 2 लोग देर से आए थे। निंग जुएलुओ ने ली यूलिंग की तरफ थोड़ी बेबसी से देखा, जो उसे घसीटकर कार्यक्रम में ले आई थी। हालांकि उसे निमंत्रण मिला था, फिर भी उसने असहजता से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से वहां न आने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि निंग शी राजदूत है। उसने सोचा था कि ली यूलिंग भी समारोह में नहीं आएगी। किसे पता था कि वह न सिर्फ आना चाहती थी, बल्कि उसे घसीटकर भी ले आई थी। शुएलुओ, मेरा विश्वास करो, बस देखो, देखने लायक कुछ होगा। ली यूलिंग ने निंग शी की ओर चालाकी से देखा, जो मंच पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह उसका था। ये सारी अचंभित कर देने वाली बातें और आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें उसकी होनी चाहिए थीं, लेकिन इस महिला ने बेशर्मी से ये सब छीन लिया। निंग जुएलुओ ने ली यूलिंग की दृढ़ निगाहों को देखा और निश्चिंत हो गई। हालांकि चूंकि ली यूलिंग खुद निंग शी से उलझना चाहती थी, इसलिए वह उसके पीछे पीछे बैठ गई और जो कुछ भी उसके सामने घटित होता, उसे देखने के लिए तैयार हो गई। हाँ, निंग शी को हराने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी गुस्से से भरी लियांग बिकिन ने लियांग बिकिन के आने का एहसास कर लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उसकी ओर मुड़ी और धीरे से बोली, ली यूलिंग, तुम भी यहाँ हो। ली यूलिंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह आमतौर पर ग्लोरी वर्ल्ड के कलाकारों के प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन उसने अपनी प्रतिष्ठा की खातिर ऐसा होने दिया। इसके अलावा उस समय उसका ध्यान मंच की ओर था और वह छोटी मोटी बातें करने के मूड में नहीं थी। फिर भी लियांग बिकिन खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, क्या आप नोबल के राजदूत नहीं हैं? यह निंग शी कैसे बन गया? ली यूलिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, पहले तो मुझे भी लगा कि मैं ही चुनी गई हूँ, पर कोई बात नहीं। जब उन्होंने ये सुना तो लियांग बिकिन और उनके आसपास की महिला कलाकारों को लगा कि कुछ अजीब है। ली यूलिंग की बातें इतनी अजीब क्यों लग रही थीं? जब उसने कहा कि उसे भी यही लग रहा है, तो उसका क्या मतलब था? लियांग बिकिन अचानक कुछ आंतरिक कलह की संभावना से उत्साहित हो गया। पत्रकार अभी भी सवाल जवाब कर रहे थे। अचानक एक पत्रकार ने तल्खी से पूछा, जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार नोबल के एम्बेसडर पद के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। जिन कुछ लड़कियों ने इसमें भाग लिया था, उनके आधार पर वे सभी उद्योग की बेहतरीन और सबसे प्रतिष्ठित महिला कलाकार हैं, जिनमें फैंग जियाओवन जैसी फिल्मी हस्तियां और मेंग शई जैसी शीर्ष कलाकार भी शामिल हैं। निर्देशक कुक ने द वर्ल्ड के एक क्लिप के आधार पर एक कम प्रसिद्ध निंग शी को एम्बेसडर क्यों चुना? अध्याय 734 क्षमता के साथ वापस लड़ना। अध्याय 734 क्षमता के साथ वापस लड़ना। जब उन्होंने ये प्रश्न सुना तो वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर स्तब्धता के भाव थे तथा उनके विचार तुरंत ही एक अस्पष्ट रिश्ते की संभावना की ओर मुड़ गए। रिपोर्टर थोड़ा रुका, फिर बोला, इससे पहले मुझे अंदरूनी जानकारी मिली थी कि राजदूत का पद स्टारलाइट की मिस ली यूलिंग को देने का फैसला किया गया था। अचानक ये नाम बदलकर निंग शी क्यों कर दिया गया?
क्या बीच में कोई अनैतिक लेन देन हुआ था? रिपोर्टर के शब्द पहले से ही बहुत स्पष्ट थे। हर शब्द का उद्देश्य यह आरोप लगाना था कि निंगशी ने अलिखित नियमों के माध्यम से ली यूलिंग को पीछे छोड़ दिया है। तुरंत ही भीड़ में हलचल मच गई। सू यिमो, जिसने शुरू में अपनी नाराजगी दबा ली थी, अब थोड़ा शांत हो गई। लिया बिकिन उत्साहित दिखी और अपनी सीट पर उछल पड़ी। मुझे पता था कि यह ऐसा ही होगा। पिछली सीट पर ली यूलिंग ने अपनी बाहें छाती पर रखी और निंग जुएलुओ को खुशी से देखा। साफ जाहिर था कि उसने उस रिपोर्टर को एक जासूस के तौर पर तैयार किया था। आइए हम ये प्रश्न निदेशक कुक और मिस निंगशी से पूछें, ताकि वे हम सभी को इसका उत्तर दे सकें। रिपोर्टर ने चालाकी से निंगशी से कहा। सबकी नजरें या तो उत्साह से या फिर गपशप की चाहत से निंगशी पर टिकी थीं। वे उसकी व्यथित और शर्मिंदा भावनाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी अचानक आए इतने गंभीर आरोपों का सामना करते हुए भी निंगशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बल्कि उसने माइक्रोफोन संभाला और उस रिपोर्टर की ओर बेरुखी से देखा जिसने उसे उकसाया था और निडरता से बोली, तुम सही कह रही हो। मैं मानती हूँ कि इस बार मुकाबला वाकई बहुत कड़ा था। जब मुझे पता चला कि मैं अपने मैनेजर के शुरुआती चयन में पास हो गई हूँ, तो मुझे खुद सुखद आश्चर्य हुआ। मैं इस रिपोर्टर से पूछना चाहता हूँ कि इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा और मेरे द्वारा चयनित होने के लिए सामान्य ऑडिशन से गुजरने के बावजूद क्या इसका कोई कारण कार्य प्रभाव है? क्या आपको लगता है कि चूंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, इसलिए मुझे ऑडिशन में सफल नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि आपको ऐसी अंदरूनी जानकारी कहाँ से मिली। कुछ कमजोर जानकारी के आधार पर आपने मुझ पर अनैतिक काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? यदि आज यहाँ बैठा व्यक्ति मैं न होकर कोई और होता, तो क्या मैं अंदरूनी जानकारी के आधार पर ऐसे अनुचित कारण का इस्तेमाल करके उनसे सवाल कर सकता था? निंगशी ने एक के बाद एक 3 सवाल दागे। हर सवाल पिछले सवाल से ज्यादा तीखा था। रिपोर्टर अवाक रह गया। वह रिपोर्टर शर्मिंदा सा लग रहा था। फिर उसने अडिग स्वर में कहा, एक रिपोर्टर होने के नाते हमें तार्किक रूप से सवाल करने और जनता के लिए सच्चाई का पता लगाने का अधिकार है। इसके अलावा आपकी और डायरेक्टर कुक की अस्पष्ट अंतरंगता तो सभी ने पहले ही देख ली है। हाँ, अस्पष्ट अंतरंगता, ये तो दोस्तों और सहकर्मियों के बीच एक सामान्य आलिंगन था, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह अस्पष्ट था? क्या तुम वह कहावत जानती हो कि आंखें वही देखती हैं जो दिल सोचता है? क्या तुम अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हो या इसका इस्तेमाल बदनामी और कलंक लगाने के लिए कर रही हो? निंगशी ने पूछा। आप सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं, रिपोर्टर ने अचानक चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने बैग से तस्वीरों का एक ढेर निकाला और निंगशी और कुक सहित वहां मौजूद सभी लोगों को बांट दिया। मेरे पास सबूत हैं। ये तस्वीरें, आप इन्हें कैसे समझाते हैं? निंगशी ने तस्वीरें देखीं। ये तस्वीरें उस समय की थीं जब उसने कुक के साथ कंट्री एम में विज्ञापन की शूटिंग की थी। हालांकि फोटोग्राफर ने जिस एंगल से तस्वीर ली थी वह बहुत अजीब था। कुक सिर्फ भावुक होकर उसके कंधे पर थपथपा रहे थे, लेकिन उस एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे वे गले लग रहे हों। दरअसल कुछ तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को चूम रहे हों। तुरंत ही वहां उपस्थित सभी अतिथि और पत्रकार उत्तेजित हो गए और वे सभी घृणा से निंगशी को देखने लगे। मैंने सोचा था कि ऑडिशन बहुत निष्पक्ष होंगे। कौन जानता था कि इतने बड़े आदमी के साथ घोटाले भी होंगे। कितना शर्मनाक। उसी समय जब सभी लोग विचलित थे, लिंग झिझी ने चुपचाप निर्देशक के सहायक को मंच के पीछे ढूंढ लिया और उसे एक USB फ्लैश ड्राइव देने से पहले उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अध्याय 735, बाजी पलट गई। अध्याय 735, बाजी पलट गई। सहायक ने सिर हिलाया और फिर मंच पर मौजूद कुक की ओर बढ़ा। उस समय कुक ने सहायक की फुसफुसाहट सुनी और वह दुखी लग रहा था। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर निंगशी की ओर देखा और अचानक एक दृढ़ रेखा में अपना मुंह बना लिया। उन्होंने अपने सहायक की ओर सिर हिलाया और रिपोर्टर को जवाब देने से पहले गंभीरता से भीड़ को सरसरी निगाहों से देखा। शुरू में ऑडिशन, जिसमें हमारी शूटिंग की प्रक्रिया भी शामिल है, गोपनीय होती है, लेकिन चूंकि सभी को इस तरह का संदेह है। फिर उन्होंने असिस्टेंट को इशारा किया, जिसने बात समझ ली और तुरंत USB को कंप्यूटर में लगा दिया। सबको लगा कि कुक को ऑडिशन प्रक्रिया बताने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए वे तुरंत उत्साह से स्क्रीन की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर दिख रहा कमरा जाहिर तौर पर ऑडिशन रूम था और उसमें दिख रही लड़की असल में ली यूलिंग थी। ली यूलिंग ने एक खूबसूरत विंटेज चीनी चोंगसम पहना हुआ था और वहां बैठकर गुकिन बजा रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक शानदार शालीनता झलक रही थी। वह इतनी परफेक्ट थी कि उसमें कोई कमी नहीं थी। ये देखकर लोगों को लगा कि रिपोर्टर की बात सच है। ली यूलिंग का प्रदर्शन शानदार है। वह व्यावहारिक रूप से अद्वितीय था। बिल्कुल, यहाँ स्पष्टतः कुछ अंदरूनी काम चल रहा है। फिर बातचीत बंद होने से पहले ही निंगशी, जिसने एक धूसर और फीकी पोशाक पहनी हुई थी, स्क्रीन पर आ गई। दृश्य की शुरुआत कुक द्वारा निंगशी को जोर जोर से अपमानित करने से हुई, जिसमें वह उसे उसके पहनावे के लिए डांट रहा था जो उन्हें अपमानजनक लग रहा था। वास्तव में मूल राजदूत ली यूलिंग होना चाहिए था। डायरेक्शन कुक शुरू से ही निंगशी से नफरत करता था। उसने ये कैसे तय कर लिया कि आगे चलकर वही राजदूत बनेगी? ये तो अब स्पष्ट है। निश्चित रूप से कुछ निंदनीय तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। भीड़ एक दूसरे को देख रही थी तथा एक ही विचार सोच रही थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर रही थी। हालांकि अगले दृश्य ने सभी को अवाक कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे ऑडिशन रूम में कुक को हुआ था। निंगशी गुकिन के सामने सहजता से बैठी और अप्रत्याशित रूप से एक अत्यंत कठिन गुआंग लिनसान की भूमिका निभाई। मेरा मानना है कि सच्ची शान और बड़प्पन सिर्फ आलीशान ब्रांड्स के नाम पहनने से नहीं है।
न तो महंगे सामान दिखाना और न ही अपनी खूबसूरती और शैक्षिक योग्यता का बखान करना। सच्ची बड़प्पन तो वह है, चाहे आप फटे पुराने कपड़े और बिखरे बाल ही क्यों न पहन लें, अपने अंदर के कुलीन आकर्षण को न छिपा पाना। जब तक निंगशी ने सच्चे बड़प्पन की परिभाषा खुलकर नहीं कही, तब तक मंच के बाहर मौजूद सभी लोग अपने होश में नहीं आए थे। कमाल है, नोबल के विज्ञापन की अद्भुत रचनात्मकता निंगशी के ऑडिशन से ही आई थी। फिर भी पटकथा अभी पूरी नहीं हुई थी। स्क्रीन पर विज्ञापन शूटिंग के मुख्य अंश लगातार चल रहे थे। सभी देख सकते थे कि रिपोर्टर ने जो तस्वीरें दिखाई थीं, वे जानबूझकर अस्पष्ट कोण से ली गई थीं। असल में वे दोनों बिना किसी छेड़छाड़ के सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे। पर्दे के पीछे के वीडियो ने साबित कर दिया कि कोई अस्पष्टता नहीं थी। अंत में ऑडिशन फॉर्म को अंतिम दृश्य पर जूम करके दिखाया गया। शीट पर भाग लेने के लिए साइन अप करने वाले सभी लोगों के नाम थे और उसके बगल में शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों की सूची थी। सूची में लियांग बिकिन और निंग जुएलुओ दोनों के नाम थे। लियांग बिकिन को शुरू में तो बस थोड़ी निराशा हुई कि उसने निंगशी को बर्बाद नहीं किया, लेकिन जब उसने अपना नाम सूची में देखा तो उसे बहुत धक्का लगा। उसी समय लियांग बिकिन के बगल में बैठी महिला कलाकार उसे आश्चर्य से देखने लगीं। आखिरकार उसने साइन अप तो किया था, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया था। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा था कि उसने ऑडिशन ही नहीं दिया था। बेशक एक और व्यक्ति था जो लियांग बिकिन की तुलना में बदतर स्थिति में दिख रहा था। ली यूलिंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि निंगशी ने किसी भी घोटाले से निपटने के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी की है और कुक उसकी खातिर ऑडिशन प्रक्रिया का पर्दाफाश कर देगा। इस बात से हताश होकर वह लगभग पैर पटक ही रही थी कि उसने आखिर में नामों की सूची देखी। नाम सूची में निंग जुएलुओ था। अध्याय 736, ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अध्याय 736, ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या निंग जुएलुओ ने यह नहीं कहा था कि उसने इसमें शामिल होने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह उससे लड़ना नहीं चाहती थी और उसने जानबूझकर उसे आगे बढ़ने दिया था? शुएलुओ, क्या तुमने पंजीकरण कराया है? मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुमने पंजीकरण नहीं कराया है। निंग जुएलुओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी चिंता सच हो जाएगी। उसने उदास चेहरा बनाते हुए ऐसा दिखावा किया, मुझे भी उत्सुकता है। मैंने सिस्चान को बता दिया था कि मैं रजिस्टर नहीं करना चाहती, लेकिन शायद उसके पास बहुत सारा काम था और वह मेरा संदेश सुन नहीं पाए। क्या ऐसा है? ली यूएलिंग को थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि अगर निंग जुएलुओ ने ऐसा दावा भी किया तो भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि करिश्माई निंग जुएलुओ उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी होगी। किसने सोचा होगा कि वह पहले ही राउंड में बाहर हो गई होगी? अब नोबल की लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। पत्रकारों ने निंग जुएलुओ को घेर लिया। क्योंकि निंग जुएलुओ हटाए गए नामों की सूची में सबसे प्रसिद्ध नाम था, इसलिए सभी पत्रकारों ने स्वाभाविक रूप से उसे निशाना बनाया। ओह जुएलुओ, तुमने भी नोबल ऑडिशन में भाग लिया था, लेकिन तुम बाहर हो गए और तुम अपने जूनियर से भी हार गए। तुम्हें इसके बारे में कैसा लग रहा है? शुएलुओ, नोबल का विषय लालित्य है। क्या इसका मतलब ये है कि निर्देशक कुक को लगता है कि आप उनके ब्रांड के विषय के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इसलिए आपके पास सुरुचिपूर्ण करिश्मा नहीं है? निंग जुएलुओ ने निंगशी को घूरा, जिसकी कुछ ही दूरी पर तारीफों का पुल बांधा जा रहा था, और उसने संयम बनाए रखने का नाटक करते हुए अपनी हथेली में नाखून गड़ा दिए और पत्रकारों को जवाब दिया, इस बार के ऑडिशन में मेरा शामिल होने का कोई इरादा नहीं था और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। शायद मेरे मैनेजर ने ही लापरवाही से मुझे रजिस्टर करने में मदद की थी, इसलिए मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ। माफ करना। वह साफ तौर पर यह जताना चाह रही थी कि उसने बिना किसी परवाह या तैयारी के बस इसमें हिस्सा लिया था। हालांकि कितने लोग उसकी बातों पर यकीन करेंगे, यह एक अलग बात है। लियांग बिकिन मन ही मन राहत महसूस कर रही थी कि निंग जुएलुओ पर पत्रकारों का तांता लग गया था और वे उससे ध्यान भटका रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसे निशाना न बनाया जाए, इसलिए वह जल्दी से चुपके से भाग गई। ली यूएलिंग कितना बोझ थी। यह अच्छी बात थी कि निंग जुएलुओ को भी बाहर कर दिया गया था, इसलिए उसका बाहर होना भी बुरा नहीं लगा। कमरे के दूसरे छोर पर निंगशी निर्देशक कुक को भावुक विदाई देने के बाद लिंग झिझी के साथ चली गई। कार में निंगशी ने खुशी से लिंग झिझी को गले लगाया और उसके गालों को चूमा। बहन झिझी, तुम कमाल हो। तुमने तो ये सब पहले से ही तैयार कर रखा था। लिंग झिझी ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराया। यह मेरी बैकअप योजना थी। अच्छा हुआ कि तुमने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया के अनुसार ये सब कर सका। अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी भी गलत होती तो हम इसे बुरी तरह से संभाल सकते थे। निंगशी हंसी, हम सबसे अच्छे पार्टनर हैं। लिंग झिझी भी हंसा। घर पहुंचकर अच्छी तरह आराम करना। तुम्हें अभी अपने अगले शो की तैयारी करनी है। हम ठीक है। घर पहुंचकर निंगशी ने खाना खाया और खुद को साफ किया, फिर आराम से बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही वह फिल्मी सिद्धांतों पर एक किताब पढ़ने में मग्न हुई, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय वह कौन हो सकता है? निंगशी ने दरवाजा खोला और देखा कि लू टिंगजियाओ उसके सामने खड़ा था। उसने काले रंग का विंडब्रेकर पहना हुआ था और बाहर से ठंडी हवा अंदर ला रहा था। निंगशी ने तुरंत उसे गले लगा लिया, बहुत खुश हुई और बोली, बिग बॉस, आप यहाँ हैं। फिर उसने पीछे मुड़कर पूछा, अरे लिटिल ट्रेजर कहाँ है? लू टिंगजियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं उसे नहीं लाया। ओह क्यों? ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, लू टिंगजियाओ ने कहा, और फिर उसने उसे कमर से पकड़ लिया और अंदर चला गया। धम्म, दरवाजा बंद हो गया।
निंगक्षी की पीठ दरवाजे से सट गई और आदमी ने उसकी खोपड़ी के आधार को पकड़ लिया और दोनों ने जोरदार चुंबनों का दौर शुरू कर दिया। अध्याय 737, या फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अध्याय 737, या फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मम्मा शैतान जिसकी जंजीरें हटा दी गई हैं, वह वास्तव में भावुक है। निंगक्षी पहले ही मुलायम और गर्म मुलायम पजामा पहन चुकी थी। लू टिंगजियाओ का हाथ हल्के से उसके गाउन में घुसा, उसकी पतली कमर को सहलाते हुए उसके कोमल उभारों को ढंकने लगा। चूंकि लू टिंगजियाओ की हथेली अभी भी बाहर की ठंडी हवा से ठंडी थी, निंगक्षी का शरीर अनायास ही सिहर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठंड की वजह से या अचानक उत्तेजना की वजह से उसने ऐसा किया। ठंड। लू टिंगजियाओ ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। अपने मुलायम पजामे में अपने बालों को सही जगहों पर बिखरे हुए वह एक आलसी घरेलूपन का एहसास दिला रही थी, जिससे वह इतनी कोमल, गर्म और प्यारी लग रही थी कि वह धीरे धीरे नियंत्रण खो बैठा। अलावा आज उनके रिश्ते का चौथा दिन था। वे उस घातक एक सप्ताह के आधे से ज्यादा समय से बच गए थे जिसे लोग घातक एक सप्ताह कहते थे। उन कुछ दिनों में उसे पता ही नहीं चला कि वह हर बार घर कैसे लौट आया। वह बेहद खुशी और निराशा के बीच झूल रहा था। हर बार उसे रोकने के लिए उसने कई तरीके सोचे थे। वह एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, फिर भी उसने उसके साथ चलने का फैसला किया था। निंगक्षी जब उसकी बाहों में लिपटी हुई थी तो उसने महसूस किया कि उसके पेट के नीचे कहीं गर्मी की एक धारा बह रही थी और उसे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। हालांकि उसकी छाती पर उस आदमी की ताकत और उसके थोड़े खुरदुरे हाथों के निशान थे, फिर भी वह शर्माए बिना नहीं रह सका। बस एक चुंबन था और प्रतिक्रिया पहले से ही थी। दरअसल ये पहली बार नहीं था। लानत है, अगली बार जो भी कहेगा कि लू टिंगजियाओ को प्रलोभन का प्रलोभन नहीं था, उसे थप्पड़ मारा जाएगा। क्या आज सब ठीक रहा? लू टिंगजियाओ ने पूछा। उसके स्वर में कुछ मोहक कर्कशता थी। निंगक्षी का छोटा सा चेहरा खिल उठा और उसने सिर हिलाया। कुछ हल्की फुल्की परेशानियां थीं, लेकिन हमने उन्हें पहले ही ठीक कर लिया है। उसने देखा कि लू टिंगजियाओ उसे गले लगाते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था, साफ तौर पर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। निंगक्षी ने उसकी छाती से ऊपर देखा और पलकें झपकाईं, फिर कमजोरी से बोली, नज ने पहले ही कह दिया है कि इसे दबाना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नज ने ये भी कहा है कि तुम इसे बिना कुछ किए भी ठीक कर सकती हो, वरना मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसे ही उसने कहा, वह छोटा जानवर जिसे लू टिंगजियाओ ने अपनी पूरी ताकत से दबा रखा था, निंगक्षी के शब्दों पर तुरंत उछल पड़ा। लू टिंगजियाओ लेट गया और लड़की के माथे को चूम लिया। उसका स्वर काफी शांत हो गया। कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वह पहले से ही बहुत तनाव में था। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं करना चाहती। निंगक्षी ने हल्की सी आह भरी। ठीक है, असल में मैं पहले पुरुषों के प्रति थोड़ी रक्षात्मक रही हूँ, लेकिन बिग बॉस। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। निंगक्षी ने झांककर बाहर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अपनी पूंछ से कुचलकर उछल रही हो। हे भगवान, बहन झिझी, वो इस वक्त क्यों आए हैं? क्या करूं, क्या करूं? निंगक्षी लू टिंगजियाओ को धकेलते हुए, उसके लिए छिपने की जगह ढूंढते हुए दरवाजे की घंटी बजती रही। वह बहुत घबराई हुई थी। आखिरकार उसने उसे बाथरूम में धकेल दिया। हालांकि वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी और उसने शॉवर का पर्दा खींच दिया ताकि वह बाथटब में छिप जाए। जब निंगक्षी ने देखा कि बाथटब में जकड़े लंबे पैरों और हाथों की वजह से शैतान का चेहरा काला पड़ गया है, तो उसने उसके होंठों पर एक जोरदार चुंबन दिया और उसके खूबसूरत चेहरे को सहलाया। माफ करना, माफ करना। तुम्हें थोड़ी देर और दुखी रहना होगा। मैं बहुत जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। अध्याय 738। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत रोमांचक है? अध्याय 738। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत रोमांचक है? शैतान अभी भी बहुत दुखी लग रहा था। निंगक्षी ने अपना इरादा और मजबूत किया और उसके होंठों पर फिर से चूमने के लिए झुकी। यार, हम बस डेटिंग कर रहे हैं, पर लगता है जैसे हम धोखा दे रहे हैं। क्या तुम्हें ये बहुत रोमांचक नहीं लगता? लू टिंगजियाओ की निगाहें और भी गहरी हो गईं जब उसने उसका सिर नीचे खींचकर उसे जोर से चूमा। ये जानवर, क्या उसे उसके संयम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं था? निंगक्षी लगातार बजती घंटी से घबरा गई और उसने उस आदमी के बालों को सहलाते हुए उसे दिलासा दिया। ठीक है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, काटो मत। लू टिंगजियाओ थोड़ा हौंफ रहा था क्योंकि वह उस पर कोई निशान छोड़ने के आवेग से खुद को रोक रहा था। आ रही हूँ, आ रही हूँ। निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा रहो, मैं बाद में तुम्हारी मदद करने आऊंगी। लू टिंगजियाओ तुरंत सख्त हो गया। निंगक्षी ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखें मानो किसी झील जैसी साफ थीं। जो बात मैं पहले पूरी नहीं कह पाई थी, वो ये कि बिग बॉस, इन सब के बावजूद आप अलग हैं, आप खास हैं। फिर लू टिंगजियाओ के दिल में उसके शब्दों से जो भी हलचल हुई थी, उसकी परवाह किए बिना वह लिंग झिझी के लिए दरवाजा खोलने के लिए लिविंग रूम में भाग गई। लिंग झिझी के लिए पैर डालते समय उसने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या उसने उसकी उपस्थिति का कोई निशान छोड़ा है। लिंग झिझी ने गंभीर भाव से कप ले लिया। अपने आप को व्यस्त मत रखो, बैठ जाओ। मैं अचानक यहाँ आ गया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। निंगक्षी ने लिंग झिझी के हाव भाव देखे और पूछा, बुरी खबर? कोई बात नहीं, लिंग झिझी ने रुककर कहा। क्या पिछली बार तुम्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी? हाँ, इसका नाम है आई ओनली लाइक यू। इसमें लड़की लड़के की तरह कपड़े पहनती है।
क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? निंग शी ने जल्दी से पूछा। शुरुआत में इस शो के लिए ऑडिशन के कुछ दिन बाकी थे और निर्देशक भी आपको पहले ही मौका देने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन अभी अभी मुझे खबर मिली है कि दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर लियांग बिकिन को मुख्य महिला कलाकार के रूप में चुन लिया है। क्या? निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। क्या इसकी पुष्टि हो गई? लिंग झिझी ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैंने फोन करके पूछा था तो उन्होंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी हो गए हैं, वरना मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। इतनी जल्दी? निंग शी बहुत निराश थी। यह ऐसा था जैसे किसी ने किसी बहुप्रतीक्षित खिलौने को खरीदने के लिए पर्याप्त धन जमा कर लिया हो, लेकिन जब उसने पैसों से भरा गुल्लक जमा कर लिया था तो वह खिलौना किसी और ने $100 के नोट से खरीद लिया था। उसी समय इंपीरियल के एक बार में चारों ओर खुशी का माहौल था। धन्यवाद निर्देशक जिंग और निर्माता कियान। कृपया बिकिन का ध्यान रखें। धन्यवाद निर्देशक। धन्यवाद निर्माता कियान और धन्यवाद चचेरे भाई। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। लियांग बिकिन ने भावुक होकर कहा। कुछ नहीं मिस लियांग, आप में क्षमताएं हैं। हम तो बस इस गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डेवी सू ने हमें कई बड़े कैमियो करने में मदद की है। हमारे शो में इतिहास के सबसे दमदार कलाकारों की उपस्थिति होगी और निश्चित रूप से अच्छी बिक्री होगी। ये बैंक में मुनाफा है। लियांग बिकिन ने निर्देशक को शराब परोसते हुए पूछा। मैंने सुना है कि लिंग झिझी ने भी आपसे संपर्क किया है। ऐसा लगता है कि कोई इस किरदार के लिए लड़ने में भी दिलचस्पी रखता है। हाँ, उन्होंने लगभग आधे महीने पहले मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि उन्हें हमारे शो में बहुत दिलचस्पी है। मैं बस निंग कसी के ऑडिशन के लिए राजी हो गया था। असल में मैं यूं ही मान गया था, लेकिन निंग कसी हमारे शो की मुख्य नायिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 739 थोड़ी देर और मेरा इंतजार करो, ठीक है? अध्याय 739 थोड़ी देर और मेरा इंतजार करो, ठीक है? लियांग बिकिन के साथ आए छोटे कलाकारों ने तुरंत ही अपनी आवाजें गूंजनी शुरू कर दी। ये कितनी बेशर्मी है कि उसने बिना ये सोचे कि वह कैसी दिखती है, केवल ये देखकर कि बजट कितना बड़ा है और ड्रामा क्रू कितना बड़ा है, करीब आने की कोशिश की। वह सोचती है कि सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है वह कोई भी शो स्वीकार कर सकती है। बिल्कुल, वह बहुत भड़कीली लग रही है। अगर वह पुरुषों की तरह कपड़े पहने तो कितना अजीब लगेगा। वह केवल लोमड़ी की भूमिका के लिए उपयुक्त है। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए लियांग बिकिन का हाथ पकड़ा और उसे अर्थपूर्ण ढंग से छुआ। बिकिन अभी भी वही है जो मैं चाहता हूँ। अफवाहें थीं कि सू यिमो लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। लेकिन उसकी यह छोटी चचेरी बहन, अगर सब कुछ आपसी सहमति से होता तो वह उसके साथ थोड़ी खिलवाड़ कर सकता था। जब लियांग बिकिन को निर्देशक का इशारा मिला तो वह स्वाभाविक रूप से उनके जैसे बड़े निर्देशक के साथ जुड़कर खुश हुई। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, और मैं निर्देशक को उनके प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। सू यिमो उन दोनों को फ्लर्ट करते देखकर खुश थी। निर्देशक जिंग एक प्रतिष्ठित निर्देशक थे और अगर लियांग बिकिन उनके साथ जुड़ पाती तो भविष्य में उन्हें जरूर फायदा होता। उसने लियांग बिकिन की मदद करने में इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि उसके शो से अलग थे, इसलिए हितों का टकराव नहीं होगा। साथ ही उसे एक मजबूत सहायक की भी जरूरत थी। दरअसल ऐसे मौकों पर जहां साथ और शिष्टाचार की जरूरत होती है वह आराम से सब कुछ उस पर छोड़ सकती थी। अपार्टमेंट में अब तक इस शो में $60 करोड़ का निवेश हो चुका है। किसी आइडल ड्रामा में $60 करोड़ का निवेश होना इंडस्ट्री में काफी दुर्लभ है। ड्रामा टीम ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को भी आमंत्रित किया है, यहाँ तक कि सोया सॉस लेकर आने वाला भी एक ए-लिस्टर कैमियो है। यानी इतने सारे लोग सिर्फ एक महिला लीड के लिए हैं। ऐसे लाइन अप के साथ जाहिर है प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। किसी को सिर्फ अभिनय कौशल और उपयुक्तता के आधार पर भूमिका नहीं मिलेगी। आपके वर्तमान कार्य अनुभव को देखते हुए मुझे लगता है कि आप में थोड़ी कमी है। बहन झिझी, मैं समझ गया। हालांकि निंग शी अनिच्छुक थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह एक नौसिखिया थी जिसने सिर्फ सहायक अभिनेत्री के रूप में ही काम किया था। अपने दूसरे नाटक में मुख्य भूमिका पाना उसके लिए मुश्किल था, खासकर जब इतनी मजबूत लाइन अप और उसमें लगा हुआ इतना पैसा हो। आधुनिक नाटक प्राचीन नाटकों से अलग थे। वर्तमान बाजार के हिसाब से 60 करोड़ का निवेश पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। लियांग बिकिन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म और ड्रामा को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। दरअसल दोनों में ही वह मुख्य भूमिका में थी और साथ ही वह पहले से ही एक स्टार थीं। इसके अलावा उन्हें सू यिमो का भी भरपूर समर्थन प्राप्त था, इसलिए निर्देशन टीम के लिए उन पर फैसला लेना पूरी तरह से स्वाभाविक था। निंग शी और लिंग झिझी ने इस पर काफी देर तक विचार विमर्श किया और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। चूंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे और बात बिगड़ चुकी थी, इसलिए इस पर रोने का कोई फायदा नहीं था। जब वे बात कर रहे थे निंग शी ने कुछ नोटिस किया। अरे नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भूल गई है। वह शैतान को भूल गई थी। उफ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बहन झिझी, मुझे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाने दो। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। निंग शी बाथरूम की ओर भागी और उसने कुछ जंक फूड, मिनरल वाटर की एक बोतल और एक किताब भी उठा ली, जबकि लिंग झिझी को पता भी नहीं था। जब वह बाथरूम में दाखिल हुई तो निंग शी ने तुरंत शॉवर का पर्दा खींचकर खोल दिया। लू टिंगजियाओ टब में घुटनों के बल बैठा था। जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, मानो वह कोई राजा हो जिसे किसी दुष्ट चुड़ैल ने कैद कर रखा हो। ओ प्यारे, निंग शी ने सारा खाना, पानी और किताब टब में फेंक दी, फिर शैतान को खुश करने के लिए उसकी गोद में जाने के लिए टब में पैर डाला। यह मेरी गलती है, मेरी गलती है। हम जल्द ही बात खत्म कर देंगे।
तुम पहले कुछ खाओ और पढ़ो, बस थोड़ी देर और मेरा इंतजार करो, ठीक है। अध्याय 740, या आप यहाँ रहना चाहते हैं? अध्याय 740, या आप यहाँ रहना चाहते हैं? लू टिंगजियाओ ने फिर पूछा, और कितना समय लगेगा? निंगशी ने सोचा, तेनो, 5 मिनट। मैं बहुत जल्दी आऊंगी। फिर, क्योंकि उसे डर था कि लिंग झिझी बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, वह जल्दी से उठी और जाने के लिए तैयार हो गई। टब बहुत फिसलन भरा था, इसलिए उसका पैर फिसल गया और वह फिर से लू टिंगजियाओ की बाहों में गिर गई। अयो, लू टिंगजियाओ, वह क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? लू टिंगजियाओ उसके वजन से कराह उठा और फिर उसके हाथ को रोक दिया जो इधर उधर टटोल रहा था। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, यह अभी भी ऊपर की ओर स्थिति में नहीं हो सकता है ना? लू टिंगजियाओ की निगाहें किसी प्रलयनकारी ज्वालामुखी के लावा जैसी थीं, जो उसे गर्म आंखों से घूर रही थीं। जवाब पहले से ही साफ था, तुम अलग हो, आप विशेष हैं, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी मदद करने वापस आऊंगा। जाहिर है, इस बदमाश को यह एहसास नहीं था कि उसके द्वारा कहे गए इन शब्दों का उसके लिए क्या मतलब था। सीधे शब्दों में कहें तो उन शब्दों का उस पर प्रभाव किसी शक्तिशाली वियाग्रा के समान ही था। तो जब तक वह बाहर लिंग झिझी से बात कर रही थी, उसका शरीर उबल रहा था और आग उगल रहा था। निंगशी दोषी लग रही थी। फिर शैतान के पागल होने से पहले ही वह जल्दी से टब से बाहर निकल गई। वह दरवाजे की ओर दौड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, अच्छा बनो, मेरा इंतजार करो। वे अंतिम 3 शब्द उसने वास्तव में लू टिंगजियाओ की नाभि से 3 इंच नीचे के क्षेत्र की ओर निर्देशित किए थे। वह बैठक कक्ष में लौट आई। निंगजी को लगा कि वह जो ऑडिशन चूक गई थी, उससे उबर चुकी है, इसलिए उसने लिंग झिझी से कहा, बहन झिझी, कोई बात नहीं, मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे शुरू में ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और मैं इसके लिए जी जान से जुटी थी। जाहिर है, मैंने हर चीज की तैयारी भी की थी। अब जब यह इस तरह हुआ है, तो मैं कोई और स्क्रिप्ट चुनूंगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मनोरंजन उद्योग ऐसा था कि सब कुछ सहज नहीं था और निंगशी ने बहुत जल्दी ही अपना मनोबल वापस पा लिया। जब लिंग झिझी ने देखा कि उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। और हाँ, अब तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी प्रमोशन का ये थका देने वाला दौर खत्म हुआ है। अगले कुछ दिन आराम करो, उसके बाद ही कोई और शो शुरू करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ वैरायटी शो और इंटरव्यूज का इंतजाम करूंगी। ये रही कुछ जानकारी, देखते हैं क्या कुछ तुम्हारी रुचि जगाता है। ठीक है, धन्यवाद, बहन झिझी। विदाई के बाद जैसे ही वह लिंग झिझी को विदा करने के लिए तैयार हुई, उसका मेहमान अचानक खड़ा हो गया और बोला, निंगजी, मैं थोड़ी देर के लिए आपका शौचालय उधार लेना चाहता हूँ। निंगशी तुरंत चिल्लाई, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? लिंग झिझी ने उत्सुकता से पूछा। निंगशी ने जल्दी से जवाब सोचा और समझाया, मुझे अभी पता चला कि शौचालय अवरुद्ध है, तो फिर मैं नीचे जाकर सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करूंगा। ठीक है। आखिरकार उसने लिंग झिझी को सुरक्षित भेज दिया। निंगशी थक कर गिरने ही वाली थी। हाँ, वादे तोड़ने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उसने तो इस रिश्ते के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। फिर भी उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी एक रोती हुई शैतानी थी जिसे मनाने की जरूरत थी। मैं वापस आ गई हूँ। निंगशी जल्दी से बाथरूम में गई और शॉवर का पर्दा खींचकर खोल दिया। बड़े मालिक, जल्दी से बाहर निकलो। बहन झिझी चली गई। फिर उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, या तुम यहीं रहना चाहते हो? लू टिंगजियाओ का जवाब उसकी लंबी बाह का जोरदार झटका था। उसने उसे तुरंत कमर से पकड़कर टब में खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। अजीब सी कर्कश आवाज में वह किसी तरह कह पाया, यहाँ। अध्याय 741, सचमुच खुशखबरी। अध्याय 741, सचमुच खुशखबरी। ओह ठीक है। निंगशी अभी तक तो ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। बॉस, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं? लू टिंगजियाओ चुप रहे। उसने लू टिंगजियाओ की आग भरी आंखों में देखा। मैं बस ये देखना चाहती थी कि यह कैसे काम करता है। कितनी शर्मनाक बात है, उसने अभी तक ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे सब कुछ पता हो। वो अब इससे बच निकलना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग खाली हो गया। उसे रिचार्ज होने की जरूरत थी। अगले ही पल धातु की खनक सुनाई दी। ये लू टिंगजियाओ की धातु की बेल्ट की आवाज थी जब वह उसे उतार रहा था। उस संकरी जगह में यह एक उत्प्रेरक का काम कर रही थी, जो उसे आने वाली घटना की चेतावनी दे रही थी। लू टिंगजियाओ को लगा जैसे वो उसे कभी जाने ही नहीं देगा। उसने उसका हाथ अपने उभार पर दबाया। उसका पसीना निंगशी की कोमल उंगलियों पर गर्म हो रहा था। उससे निकल रही गर्मी उसकी त्वचा को लगभग पिघला रही थी और उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा गहरी लग रही थी। तुम्हें जांचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अपनी हथेलियों को सीधे उसके मर्दांगी से छूते हुए निंगशी को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में आग लग गई हो। आखिरकार वह वहीं जड़वत हो गई और अपनी मर्जी से कोई हरकत नहीं कर पाए। शैतान ने उसके हाथों को उसी तरह हिलाकर पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जिस तरह से वह चाहता था। कुछ समय के बाद लू टिंगजियाओ ने एक गर्म तौलिया लिया और ध्यान से लड़की के हाथ पोंछे। क्या तुम ठीक हो? निंगशी ने अपनी जुबान पकड़ी और परेशान स्वर में कहा, मेरे हाथ थक गए हैं। उसके पैर पहले से ही घायल थे और अब उसके हाथ भी लगभग काम करना बंद कर चुके थे। खैर, उसने मदद की पेशकश तो की। उसने शैतान की ताकत को कम करके आंका था। वह कितनी भोली है। उसे अचानक डर लगने लगा कि जब वह वास्तव में ऐसा करने लगेगी तो क्या होगा। मुझे माफ कर दो। लू टिंगजियाओ ने धीरे से उसके माथे को चूमा। वह उसे आलस से ऐसे देख रहा था जैसे कोई जानवर अभी अभी अपना स्वादिष्ट खाना खाकर आया हो।
बाहरी रूप से ठंडे स्वभाव के बावजूद उसमें कामुकता का हल्का सा भाव था और वह सामान्य से कहीं ज्यादा मोहक लग रहा था। निंगशी हक्की बक्की रह गई। अरे, शैतान तो हद से ज्यादा खूबसूरत था। ये तो उसका अपग्रेडेड वर्जन था। उसे अचानक लगा कि इसके लिए अपना हाथ कुर्बान करना इतना बुरा भी नहीं होगा। ऐसी हसीना की बाहों में मरना किसी के लिए भी खुशी की बात होगी। लू टिंगजियाओ ने निंगशी को अपनी बाहों में लिया और उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके बगल में लेट गया। वह उसे जाने नहीं दे रहा था, बल्कि उससे बोला, लिंग झीझी क्यों आए? निंगशी के चेहरे पर उदासी छा गई। मेरे लिए तो ये बुरी खबर थी, पर आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। क्या आपको वह स्क्रिप्ट याद है जो मुझे बहुत पसंद आई थी और जिसमें आपको कास्ट करने के लिए मनाने में मुझे काफी समय लगा था? मुझे याद है, मुझे समझ नहीं आया। आप नहीं चाहते थे कि मैं इसमें अभिनय करूं, है ना? लू टिंगजियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। सचमुच अच्छी खबर है। स्क्रिप्ट में बहुत सारे खतरनाक दृश्य थे, हालांकि स्टंट डबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। निंगशी ने उन्हें खुद करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। निंगशी ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसे लगा कि शैतान के पास सचमुच जादुई शक्तियां हैं। उसे याद आया कि लू टिंगजियाओ ने उससे कहा था, तुमने मुझे अभी अभी मना लिया है। अगर तुम ऑडिशन में फेल हो गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, समझी? जो हुआ वो तो और भी बुरा था। उसे ऑडिशन तक नहीं मिला। अध्याय 742 अकेला यातना देने वाला शैतान लू टिंगजियाओ। अध्याय 742 अकेला यातना देने वाला शैतान लू टिंगजियाओ। उसके चेहरे पर निराशा को देखते हुए लू टिंगजियाओ ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराईं और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें कुछ बेहतर मिलेगा। निंगशी ने उसकी बातों को बस एक जरूरी दिलासा समझा। उसे अभी भी ऑडिशन में हिस्सा न ले पाने का अफसोस था। दरअसल अगर उसे ऑडिशन का मौका भी मिलता तो अगर कोई एक्शन सीन तैयार किया जाता तो वह फेल हो सकती थी। पैर में लगी इस चोट के साथ वह पास तो हो ही नहीं सकती थी। उसके लिए बहुत बुरा हुआ। उसे उम्मीद थी कि शैतान की बातें सच होंगी और उसे कुछ बेहतर मिलेगा। उसकी नाखुशी को भांपते हुए लू टिंगजियाओ ने नर्म लहजे में कहा, मैं तुम्हें कल डेट पर ले चलूंगा। निंगशी की आंखें चमक उठीं। सच में? हम क्या कर रहे हैं? घुड़सवारी, स्कीइंग, पैराशूटिंग या शूटिंग प्रैक्टिस? लू टिंगजियाओ चुपचाप उसे घूरता रहा। दृश्यों को देख रहा हूँ। निंगशी चुप हो गई। सीनरी निंगशी का चेहरा भय से भरा हुआ था। ठीक है बॉस, जब तक मैं आपके साथ हूँ मजा तो आएगा ही, चाहे हम साथ में टीवी ही क्यों न देख रहे हों। निंगशी ने आशावादी होकर कहा। वह खुशकिस्मत थी कि उसे बाहर जाने का मौका भी मिल गया। ठीक है, पहले आराम करो, मैं कल सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगा। सभी ठीक, शुभ रात्रि। वापस आते समय जब लू टिंगजियाओ गाड़ी चला रहा था उसका फोन बज उठा। लू टिंगजियाओ ने स्क्रीन पर मो लिंगटियन का नाम चमकते देखा। उसने अपना ब्लूटूथ ईयरफोन लगाया और फोन उठाया। हेलो, एक उत्साहित आवाज आई। लू टिंगजियाओ, कल हम सिंगल्स पार्टी कर रहे हैं। सिर्फ करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया है। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? लू टिंगजियाओ ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। नहीं, जियाओ अभी अभी वापस आए है। इसे उसके स्वागत समारोह के रूप में ही लीजिए, मो लिंगटियन ने समझाया। अगली बार। ये हफ्ता उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपना समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं कर सकता था। मो लिंगटियन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत औरतें होंगी। कुछ तो उस शी लड़की जैसी दिखती हैं, कुछ तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तुम्हें सिर्फ एक पेड़ पर ही टिके रहने की जरूरत नहीं है, बस अपना लक्ष्य बदल लो। नहीं, मो लिंगटियन निराश हो गया। तुम सच में नहीं आ रहे हो? मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम आओगे। तुम सारा दिन घर पर क्या करते रहे? मुझे मत बताओ कि तुम्हें काम करने की जरूरत है। तुम्हारी कंपनी में आजकल कुछ खास चल नहीं रहा है। मो लिंगटियन के अपनी बात समाप्त करने के बाद लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, आपका विषय मुझे पसंद नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये थीम तुम्हें पसंद नहीं आ रही? मो लिंगटियन उलझन में था। मैं कुंवारा नहीं हूँ। मो लिंगटियन अवाक रह गया। कुछ पल की खामोशी के बाद फोन पर एक जोरदार गर्जना आई। क्या? लू टिंगजियाओ, तुमने मुझे बिना बताए अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली? दोस्ती के लिए इतना कुछ? तुम गद्दार हो। मो लिंगटियन की इच्छा थी कि वह लू टिंगजियाओ को उसी समय जिंदा जला दे। उसे लू टिंगजियाओ को कोई पसंद है ये सुने हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे और तब भी उसे लग रहा था कि वह भ्रम में है। अब अकल्पनीय घटित हो गया था। लू टिंगजियाओ ने उसे खुद बताया कि उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। दिग्गज सिंगल पुरुष लू टिंगजियाओ ने सिंगल्स की रैंक छोड़ दी। मो लिंगटियन को झटका लगा। मो लिंगटियन ने आहत स्वर में कहा, तुम्हें कल आना ही होगा। उसे लेकर आओ और तुम उसे सबसे मिलवा सकते हो। मैं अकेला नहीं हो सकता जो इस खबर से दुखी हो। जाहिर है अंतिम वाक्य ही मुख्य बिंदु था। मैं कल उपलब्ध नहीं हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं डेटिंग पर जाऊंगा। मो लिंगटियन के पास कोई शब्द नहीं था। अध्याय 743 लू टिंगजियाओ, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अध्याय 743 लू टिंगजियाओ, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अगली सुबह लू टिंगजियाओ निंगशी को लेने गया। प्रवेश द्वार पर खड़ी लड़की को देखकर उसका भावशून्य चेहरा और भी गर्म हो गया। निंगशी आमतौर पर कैजुअल और कभी कभी मर्दाना कपड़े भी पहनती थी। हालांकि आज उसने एक गुलाबी रंग की मुलायम ड्रेस और एक मोटी सफेद हुड वाली जैकेट पहनी थी। उसके हल्के लहराते बाल सीधे किए हुए थे और उसने लिटिल ट्रेजर का दिया हुआ गुलाबी दिल के आकार का क्रिस्टल हेयरपिन पहना हुआ था। उसने पैरों में खरगोश के कान वाले गुलाबी जूते भी पहने थे। संक्षेप में कहें तो वह बिल्कुल एक आज्ञाकारी छोटी खरगोश जैसी दिखती थी। क्योंकि यह पोशाक उसके व्यक्तित्व के साथ बहुत विपरीत थी। लू टिंगजियाओ के पास उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे।
निंगशी उछलकर लू टिंगजियाओ की बाह पकड़ ली। लू टिंगजियाओ, क्या मैं प्यारी लग रही हूँ? लू टिंगजियाओ ने हल्की सी खांसी की, उसकी नज़र लड़की के चेरी जैसे गुलाबी होठों पर टिकी थी। वाकई प्यारी हो, तुमने अचानक ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? ये हमारी पहली आधिकारिक डेट है। हाँ, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। उसने निश्चित रूप से अच्छे कपड़े पहने हैं। उनके नीचे जाने के बाद चेंग फेंग ने दरवाजा खोला और लू टिंगजियाओ के बगल में छोटे खरगोश को देखकर दंग रह गया। क्या बिल्ली है? क्या आज महिला बॉस के साथ कुछ गड़बड़ थी? उसका पहनावा कितना प्यारा था, कितना प्यारा और लड़कियों जैसा। बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं था। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे जरूर उस पर मोहित हो जाते, लेकिन जो जानते थे वे हैरान रह जाते। चेंग फेंग बाद वाले थे। उन्होंने खुद को शांत किया और कार को लू टिंगजियाओ की निजी उड़ान पट्टी पर ले गए। निंगशी ने सामने खड़े हेलीकॉप्टर को हैरानी से देखा। हम उड़ान भर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम जल्द ही देख लोगी। लू टिंगजियाओ ने सावधानीपूर्वक उसे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में मदद की। 20 मिनट बाद वे एक खुले घास के मैदान पर उतरे। जैसे ही वे उतरे, एक निजी कार ने उनका स्वागत किया। यात्रा बहुत ही आरामदायक थी। रास्ते के नज़ारे मनमोहक थे। यात्रा के दौरान निंगशी ने यहाँ की सुविधाएं देखीं। यहाँ एक गोल्फ कोर्स, एक घुड़सवारी का मैदान, गर्म पानी के झरने, एक शूटिंग रेंज और यहाँ तक कि एक स्की ट्रैक भी था। उसे यहाँ की हर चीज बहुत पसंद आई। लू टिंगजियाओ ने देखा कि उसका चेहरा उत्तेजना में खिड़की से चिपका हुआ है और उसने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। निंगशी ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। बॉस, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। क्या हम सच में सिर्फ नज़ारे देखने आए हैं? लू टिंगजियाओ, क्या तुमने सुना? क्या? मेरे दिल के टूटने की आवाज। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। लड़की की निराशा देखकर लू टिंगजियाओ ने ड्राइवर से कहा, घोड़े के बाड़े में जाओ। निंगशी उत्साह से भरी हुई थी। घुड़सवारी, उसे घुड़सवारी बहुत पसंद थी। वहां पहुंचकर निंगशी ने अस्तबल को उत्साह से देखा। वह सबसे जंगली घोड़े पर चढ़ना चाहती थी। अस्तबल में पहले से ही लोगों का एक समूह मौजूद था और मालिक उन्हें सवारी के लिए घोड़े चुनने में मदद कर रहा था। अचानक समूह में से एक सुंदर लड़का उनकी ओर देखने लगा। वाह! लू टिंगजियाओ। अध्याय 744। लू टिंगजियाओ की एक गर्लफ्रेंड है। अध्याय 744। लू टिंगजियाओ की एक गर्लफ्रेंड है। उस आदमी और लोगों के झुंड को देखकर लू टिंगजियाओ असहज स्थिति में पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो लिंगटियन यहाँ उनकी सभा आयोजित करेगा। क्या? मो लिंगटियन? आपने अभी किसका जिक्र किया? लू टिंगजियाओ, वह कहाँ है? क्या वह आज नहीं आ रहा है? ये वास्तव में लू टिंगजियाओ है। मो लिंगटियन की चीख के बाद वहां मौजूद लोगों की नजरें लू टिंगजियाओ और निंगशी पर पड़ीं। फिर उन्होंने शांत और संयमित लू टिंगजियाओ को काले सूट में एक लड़की के साथ गुलाबी रंग की एक फरीदार ड्रेस पहने देखा। वह क्या था? क्या हो रहा था? वो लड़की लू टिंगजियाओ की बाहों में किसी छोटे खरगोश की तरह लिपटी हुई थी। जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर सब दंग रह गए। निंगशी अचानक इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आते देख उलझन में पड़ गई। उसने पलकें झपकाईं और खुद को शैतान की बाहों में और भी करीब खींच लिया। लू टिंगजियाओ ने अपनी उंगलियां लड़की के बालों में फिराईं। मो लिंगटियन का मुंह फड़क उठा। फिर उसने मुड़कर अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि लू टिंगजियाओ आज क्यों नहीं आ रहा है? लीजिए, यही कारण है। उस कमीने ने हमें धोखा दिया। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? तुमने अभी क्या कहा मो लिंगटियन? लू टिंगजियाओ की कोई गर्लफ्रेंड है? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह उसकी बहन या कुछ और नहीं है? बहन? मुझे तो याद ही नहीं आता कि मेरे चचेरे भाई की कोई बहन थी। एक लड़की जल्दी से लू टिंगजियाओ के पास आई और निंगशी को ध्यान से देखने लगी। चचेरी बहन? ये कौन है? तुम्हारी होने वाली चचेरी बहन, लू टिंगजियाओ ने सहजता से घोषणा की। फिर उसने निंगशी से उस लड़की का परिचय कराया। यह मेरी चचेरी बहन लू शिन्यान है। नमस्ते। निंगशी ने अभिवादन किया। हालांकि लू शिन्यान बहुत मिलनसार नहीं लग रहा था, इसलिए निंगशी ने भी उसका बहुत स्वागत करने की जहमत नहीं उठाई। लू शिन्यान आश्चर्य से हकलाया, मेरी होने वाली चचेरी बहन? वह वास्तव में आपकी प्रेमिका है? वो किसी कमजोर औरत को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा? वो लू टिंगजियाओ की पसंद नहीं समझ सकती थी। उसे ऐसी औरत कैसे पसंद आ सकती है? तभी लू शिन्यान के पीछे एक लड़की आ गई। उसने काले रंग का घुड़सवारी सूट पहना हुआ था और कमर पर चाबुक लटका हुआ था। चिकने बूटों के साथ उसका शांत अंदाज उसके बगल में खड़े काले घोड़े से मेल खा रहा था। वह लू टिंगजियाओ और निंगशी के सामने खड़ी थी। निंगशी को घूर रही थी, फिर लू टिंगजियाओ की तरफ देख रही थी। बहुत समय हो गया, टिंगजियाओ। निंगशी ने उस महिला को घूर कर देखा। उसकी छठी इंद्री ने तुरंत उसके दिमाग में चेतावनी की घंटी बजा दी कि यह महिला बुरी खबर है। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आपका स्वागत है। महिला ने दबाव भरी निगाहों से निंगशी की ओर देखा। आप हमारा परिचय क्यों नहीं कराते? मेरी गर्लफ्रेंड निंगशी। उसने निंगशी की तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। गुआन जियाओ, केवल नाम, कोई अन्य परिचय नहीं। निंगशी ने मासूमियत से गुआन जियाओ का अभिवादन किया। नमस्ते। वह बस लू टिंगजियाओ से चिपकी रही और जितना हो सके कम बोली। उसके पहनावे के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी पूरी तरह से एक छोटी सी खरगोश में बदल गया था। हालांकि लू टिंगजियाओ जानता था कि लड़की की आज्ञाकारिता उसके कृत्य का हिस्सा थी, फिर भी उसका दिल पिघल गया और उसकी नजरें सामान्य से कहीं अधिक कोमल हो गईं। अध्याय 745।
हम अविवाहित लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। अध्याय 745। हम अविवाहित लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। लू टिंगजियाओ से पुष्टि सुनने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो गए। वो तो वाकई लू टिंगजियाओ की गर्लफ्रेंड थी। ये वो आदमी था जो किसी सांसारिक इच्छा की तलाश में नहीं था। वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस तरह की औरत उसका दिल चुरा पाएगी, सौम्य या भव्य, उदार या रोमांटिक, या शायद खुद के जैसी ही एक मजबूत व्यवसाय महिला। उन्होंने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लू टिंगजियाओ एक छोटे खरगोश के प्यार में पड़ जाएगी। ये प्यारी सी चीज लू टिंगजियाओ के बिल्कुल बगल में चिपकी हुई थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जम रही थी, लेकिन गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि जब वह लड़की लू टिंगजियाओ के बगल में होती थी तो उसका ठंडा आभामंडल कहीं ज्यादा गर्म हो जाता था। जब उसने लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे बसंत आ गया हो। कैसा चमत्कार है। मैं वास्तव में उस महिला को देखने के लिए काफी समय तक जीवित रहा जिसने लू टिंगजियाओ पर अपना हाथ रखा था। यह महिला बहुत अनोखी है। आप सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि लू टिंगजियाओ को ये प्रकार पसंद है। ये बहुत निराशाजनक है। मुझे लगा था कि लू टिंगजियाओ को कोई ऐसा पसंद आएगा जो उसके जैसा ही चैनल पर हो, या कम से कम कोई परिपक्व हो। मैंने हमेशा उसके सामने शांत रहने की कोशिश की है। इंदांधे को कोई कमजोर सा खरगोश पसंद है। ये तो समझ ही नहीं आता लू टिंगजियाओ क्या सोच रही है। वे दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जाहिर है कि वह सिर्फ प्यारा बनने का नाटक करना जानती है। बकवास। लू टिंगजियाओ कोई सामान्य आदमी नहीं है। बातचीत को नजरअंदाज करते हुए मो लिंगटियन गुस्से से उन दोनों के पास गया। धिक्कार है। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे। यह एक दुर्घटना थी। मो लिंगटियन का मुंह फिर से फड़क उठा। क्या संयोग है, किस्मत ने उन्हें एक साथ ला दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि चाहे कोई भी मुझे धोखा दे, तुम ऐसा करने वाले आखिरी व्यक्ति होगे। लू टिंगजियाओ, तुमने मुझे सचमुच निराश किया है, मो लिंगटियन ने आहत स्वर में कहा। निंग शी अवाक रह गई। क्या वो लू टिंगजियाओ को हमेशा के लिए सिंगल रहने का श्राप दे रहा था? लेकिन लू टिंगजियाओ का उनमें से पहला गर्लफ्रेंड होना वाकई उनके लिए बहुत चौंकाने वाला रहा होगा। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो चलो साथ में मजा करते हैं। मो लिंगटियन ने खुशी से आमंत्रित किया। गुआन जियाओ भी साथ गया। हमें साइकिल चलाते हुए काफी समय हो गया है। रेस करना चाहते हो? हाँ, चुनौती स्वीकार करो। मो लिंगटियन ने उसे प्रोत्साहित किया। लू टिंगजियाओ ने अपनी बाहों में जकड़ी लड़की की तरफ देखा। तुम लोग मजे करो, वह अकेले सवारी नहीं कर सकती। मो लिंगटियन नाराज हो गया। अब तुम हम सिंगल लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। गुआन जियाओ की अभिव्यक्ति जम गई और उसने अज्ञानी निंग शी को घूर कर देखा। निंग शी अंदर ही अंदर रो रही थी। वो अकेली कैसे नहीं जा सकती थी। शैतान को बस यही डर था कि वो पागल हो जाएगी और वो खुद उस पर नजर रखने वाला था। अध्याय 746। एक साधारण सा खरगोश नहीं। अध्याय 746। एक साधारण सा खरगोश नहीं। लू टिंगजियाओ अपने दोस्तों का अभिवादन करने के बाद निंग शी को उसकी पसंद का घोड़ा चुनने के लिए ले गया। मालिक को हैरानी हुई कि लू टिंगजियाओ अपनी प्रेमिका को लेकर आया है। वह जल्दी से उन्हें अपने पास मौजूद कुछ बेहतरीन घोड़ों के पास ले गया। श्री लू, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये शुद्ध नस्ल का घोड़ा है जो अभी अभी ब्रिटिश रॉयल हॉर्स बार्न से आयात किया गया है। मालिक ने बड़े उत्साह से अपने पसंदीदा घोड़ों का परिचय कराया। वाह, बहुत बढ़िया। निंग शी की नजरें आधी रात के काले घोड़े पर टिकी थीं। यूनाइटेड किंगडम के शुद्ध नस्ल के घोड़े छोटी से मध्यम दूरी की दौड़ों में अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थे। अस्तबल में मौजूद एक घोड़ा अपनी गति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता था। मालिक द्वारा पेश किया गया घोड़ा सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ था, लगभग प्रतिस्पर्धा के स्तर का, और गुआन जियाओ द्वारा चुने गए घोड़े से भी बेहतर। लू टिंगजियाओ चुपचाप इधर उधर देखती रही। मालिक ने निंग शी से पूछा, क्या आपको ये पसंद आया मिस निंग? निंग शी ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ हाँ। लू टिंगजियाओ, चलो इसे लेते हैं। इस पर सवारी करके उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अंत में लू टिंगजियाओ की नजर एक भूरे घोड़े पर पड़ी। उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वो वाला? मिस्टर लू, क्या आपको यकीन है? मालिक ने अनिश्चितता से भूरे घोड़े की तरफ देखा जो बाकियों से काफी छोटा था। मालिक उसे ले आया। लू टिंगजियाओ ने उसके सिर पर थपथपाया और घोड़े ने धीरे से उसका हाथ रगड़ दिया। लू टिंगजियाओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हम इसे ले लेंगे। निंग शी हक्की बक्की रह गई। लू टिंगजियाओ, क्या ये कोई अमेरिकी टट्टू नहीं है? लू टिंगजियाओ ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचका दिए। क्यों, क्या हुआ? निंग शी रोने ही वाली थी। हाँ, कोई तो दिक्कत होगी। अमेरिकी टट्टू सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। कहीं नजदीक में गुआन जियाओ और मो लिंगटियन दौड़ रहे थे और जैसे ही उन्होंने लू टिंगजियाओ को एक छोटे टट्टू को आगे बढ़ाते देखा, मो लिंगटियन गलती से अपने घोड़े से गिर गए। हा, लू टिंगजियाओ, आपने कौन सा घोड़ा चुना? ये बहुत मजेदार है। मो लिंगटियन को प्रतियोगिता रोकनी पड़ी। वह एक हाथ ऊपर उठाकर जमीन पर लेट गए और लगातार हंसते रहे। गुआन जियाओ रुक गई और अपनी लंबी शुद्ध नस्ल की ओर मुड़ गई। मो लिंगटियन के मजाक और गुआन जियाओ के लंबे घोड़े को देखकर उसने अपनी नजरें अपने छोटे टट्टू पर झुका लीं और लगभग रो पड़ी। ये तो हद हो गई। लड़की का परेशान चेहरा देखकर लू टिंगजियाओ का दिल पिघल गया और उसने अपनी भौंहों के बीच चुटकी काटी। वह उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर मो लिंगटियन के शांत गहरे रंग के शुद्ध नस्ल के घोड़े की ओर चल पड़ा। निंग शी को उठाने के बाद लू टिंगजियाओ भी उसके पास आ गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। अब खुश हो? उसकी इच्छा पूरी हुई। निंग शी ने घोड़े के सिर पर थपथपाया। वह बहुत खुश हुई और उसने मुड़कर लू टिंगजियाओ को चूम लिया।
गुआन जियाओ उन दोनों को इस तरह से व्यवहार करते देख बहुत खुश नहीं दिखी। मो लिंगटियन उनके सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन से लगभग अंधे हो गए थे। अरे, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू टिंगजियाओ एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। गुआन जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वह लू टिंगजियाओ के लायक नहीं है। मो लिंगटियन ने हल्की खांसी की। ये सच हो सकता है, लेकिन प्यार का मतलब काबिल होना नहीं होता है ना। हालांकि वह उससे केवल कुछ ही बार मिला था, लेकिन वह जानता था कि वह कोई साधारण छोटी सी खरगोश नहीं थी। अध्याय 747। आप उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं। अध्याय 747। आप उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं। चलते रहो। गुआन जियाओ ने मो लिंगटियन के घोड़े की पीठ पर चाबुक मारा। एक चक्कर के बाद गुआन जियाओ ने फिनिशर लाइन पर सबसे पहले पहुंचकर जीत हासिल की। मो लिंगटियन उदास दिखे। अरे, क्या तुम मुझे थोड़ी राहत नहीं दे सकते? लू शिन्यान ने गुआन जियाओ को प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए उसका स्वागत किया। बहन जियाओ, तुम कमाल हो। तुम इतनी सारी चीजें कैसे जानती हो और ज्यादातर लोगों से बेहतर कैसे करती हो, यहाँ तक कि मर्दों से भी बेहतर। मेरे चचेरे भाई के अलावा मैं जिस एक असाधारण इंसान को जानता हूँ, वो तुम ही हो। लू शिन्यान ने फिर निंग शी की तरफ, जो लू टिंगजियाओ की बाहों में थी, बेरुखी से देखा। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और अपने सामने के दृश्य की तुलना एक उच्च गुणवत्ता वाली गोभी से की जिसे एक सूअर खा रहा था। तुम्हें मेरे चचेरे भाई के लिए एकदम सही साथी होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अंधा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दूसरे मर्दों की तरह इतना घटिया होगा। वह एक औरत के हाथों इस तरह कैसे धोखा खा सकता है? लू शिन्यान की बातें सुनकर गुआन जियाओ चुप रही। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। जाहिर तौर पर लू शिन्यान की बातों से सहमत थे। लू शिन्यान लू टिंगजियाओ की चचेरी बहन थी, इसलिए वह अपनी बात कह सकती थी, लेकिन बाकी लोग अपनी राय जाहिर किए बिना चुपचाप सहमत हो सकते थे। लू टिंगजियाओ को जो महिला पसंद थी वह बेहद निराशाजनक थी। यदि उसे अपने योग्य महिला का चयन करना हो तो वह महिला निश्चित रूप से गुआन जियाओ होगी। गुआन जियाओ, लू टिंगजियाओ और मो लिंगटियान की बचपन की दोस्त थीं। वे साथ साथ पले बड़े थे और उनके परिवार के लोग भी एक दूसरे के दोस्त थे। वह लू टिंगजियाओ जैसी ही काबिलियत की थी और कई युवा प्रतिभाशाली पुरुष उसके दीवाने थे। हालांकि वह सिर्फ लू टिंगजियाओ और मो लिंगटियन के प्रति ही दोस्ताना व्यवहार रखती थी। उसका व्यक्तित्व लू टिंगजियाओ से मेल खाता था। वे अपने वर्ग के गौरवशाली पूर्णतावादी थे। जब सबको लगा कि वह लू टिंगजियाओ के साथ रहने वाली है, तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। उसके पारिवारिक व्यवसाय की दिशा बदल गई, जिसके कारण 7 साल पहले वे सभी विदेश चले गए। अपनी योग्यता और सुंदरता से सबको प्रभावित करने के बाद वह अचानक गायब हो गई। इन वर्षों में गुआन परिवार का व्यवसाय बड़ा और बेहतर होता गया और गुआन जियाओ की प्रसिद्धि के बारे में सुनना कोई असामान्य बात नहीं थी। इतनी कम उम्र में व्यवसाय और प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के कारण उनकी योग्यताएं लू टिंगजियाओ के समकक्ष थीं। अपने माता पिता की वृद्धावस्था और अपने घर की याद में तड़पने के कारण उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से गुआन जियाओ भी उनके साथ चली गई। सभी ने सोचा कि गुआन जियाओ की वापसी के साथ लू टिंगजियाओ जल्द ही उसके साथ होगी। दोनों अविवाहित थे और शादी की उम्र में थे, और तो और उनके व्यक्तित्व भी मिलते जुलते थे और वे साथ में अच्छे भी लगते थे। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि लू टिंगजियाओ सिर्फ गुआन जियाओ की वापसी का इंतजार करने के लिए अकेली रह गई थी। कहानी में इस मोड़ की उम्मीद किसने की होगी? एक छोटे से खरगोश ने लू टिंगजियाओ को छीन लिया था। सबके होश उड़ गए। उनका रिश्ता तो मानो एक अचानक मजाक बन गया था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि मो लिंगटियन के अनुसार वह एक छोटी सेलिब्रिटी लगती थी। घुड़सवारी खत्म होने के बाद लू टिंगजियाओ ने निंग शी को नीचे उतरने में मदद की। उसने उसे चलने नहीं दिया, बल्कि जब तक वे आरामगाह तक नहीं पहुंच गए तब तक उसे अपनी बाहों में पकड़े रखा ताकि नर्म बर्फ में चलते समय वह गिर न जाए। तुम उसे चलने क्यों नहीं दे सकते? तुम उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे हो, लू शिन्यान ने शिकायत की। लू टिंगजियाओ ने निंग शी को सावधानी से कुर्सी पर बिठाया, फिर एक गिलास गर्म दूध डाला और उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी, फिर उसे उसकी ओर बढ़ाया। सावधान, ये गर्म है। लू शिन्यान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अध्याय 748। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मछली समुद्र से प्यार करती है, जैसे पक्षी जंगल से प्यार करते हैं। अध्याय 748। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मछली समुद्र से प्यार करती है, जैसे पक्षी जंगल से प्यार करते हैं। बाकी सभी ने अपनी नजरें फेर लीं और हल्के से खांसने लगे। क्या ही दुर्लभ दृश्य था। लू टिंगजियाओ हमेशा से ही ठंडे और बेरहम स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें पहले कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उनका दिल पिघला सके। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। इस छोटे से खरगोश में ऐसी क्या शक्ति थी जो लू टिंगजियाओ को इस हद तक मोहित कर सकी? निंग शी को एहसास हुआ कि सब उसे घूर रहे हैं। उसने महसूस किया कि किसी की नजर उस पर बहुत ठंडी है। निंग शी ने गुआन जियाओ की ओर देखा, फिर उसने लू टिंगजियाओ से अपनी तर्जनी उंगली उसकी थोड़ी पर रखते हुए पूछा, गुआन जियाओ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जब हम छोटे थे तब हमारा परिवार बहुत करीब था, हम एक साथ बड़े हुए। लू टिंगजियाओ ने बिना कुछ छिपाए ईमानदारी से जवाब दिया। निंग शी ने जानबूझकर धीरे से कहा, ओह, तो तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया, मुझे लगता है। निंग शी गुस्से से बोली, अरे लू टिंगजियाओ, मुझे अभी जलन हो रही है, समझ नहीं आ रहा तुम कुछ और क्यों नहीं कह रही हो? लू टिंगजियाओ हैरान थी। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा छोटा चचेरा भाई सब सोचते हैं कि गुआन जियाओ तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर जोड़ी है।
उन्हें लगता है कि तुम एक विदेशी फूल की तरह हो जिसे मेरे जैसे बकवास के साथ जोड़ा गया है। निंगशी बड़बड़ाई। वह भूल गई थी, लेकिन अब उसे याद आया कि वास्तव में गुआन जियाओ कौन था। गुआन और लू परिवार इंपीरियल में प्रतिष्ठित परिवार माने जाते थे, लेकिन अपने व्यापारिक मामलों में कुछ समस्याओं के कारण गुआन परिवार को विदेशी बाजार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। फिर भी उनका विकास लगातार बढ़ रहा था। गुआन जियाओ के बारे में हर अफवाह उसकी सुंदरता और प्रतिभा के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी सभी रेटिंग बेहद सकारात्मक थीं। वह लू टिंगजियाओ से बिल्कुल मेल खाती थी। लू टिंगजियाओ निंगशी की ईर्ष्या से अभिभूत हो गया और उसने उसकी आंखों में देखकर हंसी से कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे लिए तो तुम समुद्र हो, तुम जंगल हो। निंगशी ने असमंजस में अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्यों? लू टिंगजियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह आसमान का तारा हो। उसने उससे धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मछली समुद्र से प्यार करती है, जैसे पक्षी जंगल से प्यार करते हैं। भागने का कोई फायदा नहीं है, यह अपरिहार्य है। उस क्षण निंगशी के मन में आतिशबाजी का एक प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। उसके चुलबुले शब्द उसके दिल को झकझोर रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और गुआन जियाओ का चाय का कप फर्श पर गिर गया। लू शिन्यान ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ बहन जियाओ? गुआन जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सिर हिलाया। कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग सुन नहीं पा रहे थे कि लू टिंगजियाओ और निंगशी उस दूरी से क्या कह रहे थे, लेकिन वह उनके होंठ पढ़ सकती थी और उन्हें देख रही थी। जैसे मछली को समुद्र से प्यार होता है, जैसे पंछी को जंगल से प्यार होता है। लू टिंगजियाओ ने दरअसल ऐसी ही पंक्तियां एक महिला से कही थीं। मो लिंगटियन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के बाद लू टिंगजियाओ और निंगशी के पास गया। अरे लू टिंगजियाओ, हम शूटिंग रेंज जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? गोलीबारी, बंदूकें, बंदूकें। निंगशी की आंखें 500 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही थीं। पैर में चोट लगने के कारण वह साइकिल नहीं चला सकती थी, लेकिन शूटिंग के लिए उसे बस अपने हाथों की जरूरत थी। ठीक है, मुझे पता है, मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था। मो लिंगटियन ने निंगशी की ओर मुड़कर पूछा, छोटी खरगोश, क्या तुम जाना चाहती हो? निंगशी ने लू टिंगजियाओ की आस्तीन खींचते हुए पेड़ में छेद करते कठफोड़वे की तरह सिर हिलाया। मेरे प्यारे गुरु, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ। अध्याय 749, नन्हा खरगोश, क्या तुम्हें भी पता है? अध्याय 749, नन्हा खरगोश, क्या तुम्हें भी पता है? वहां पहुंचकर निंगशी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शूटिंग रेंज इतनी बड़ी होगी। ये लगभग 1500 वर्ग फुट का था और वहां 2 मानक बहुउद्देशीय शूटिंग रेंज थीं, जिनमें से प्रत्येक में 9 पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए निशाने लगे थे। इसके अलावा उनके बंदूकों का संग्रह अविश्वसनीय रूप से विशाल था। वहां हथियारों की एक प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसमें ढेरों हैंडगन, राइफलें, मशीन गनें वगैरह प्रदर्शित थीं। कुछ सैनिक अक्सर निशाना लगाने का अभ्यास करने भी वहां जाते थे। निंगशी बस अपने सामने की तरफ नहीं, बल्कि हर जगह देख रही थी। अगर लू टिंगजियाओ उसका नेतृत्व नहीं कर रहा होता, तो वह पहले ही एक खंभे से टकरा चुकी होती। लू टिंगजियाओ की चचेरी बहन ने सही कहा था कि निंगशी बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती थी। जब भी वह लू टिंगजियाओ के साथ बाहर जाती थी, तो अपना दिमाग हमेशा घर पर ही छोड़ जाती थी। दरअसल वह लू टिंगजियाओ के हर कदम पर नजर रखती थी। जैसे ही वे शूटिंग रेंज में पहुंचे, मो लिंगटियन ने बदला लेने के इरादे से अपनी पसंद की एक बंदूक निकाली। जियाओ, चलो फिर से एक और राउंड की प्रतियोगिता करते हैं। मैं घुड़सवारी में हार गया, लेकिन शूटिंग में मैं तुमसे बदला लूंगा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मैं भी। मो लिंगटियन के दोस्तों का समूह लिंग के लिहाज से संतुलित था। जहां लड़कों को आग्नेयास्त्रों में गहरी रुचि थी, वहीं लड़कियां भी इनके बारे में पूरी तरह अनजान नहीं थीं। उनमें से सिर्फ 2 ही थीं जो बंदूक चुनने के बारे में सलाह ले रही थीं। उन्होंने जल्द ही अपनी बंदूकें चुनने का काम पूरा कर लिया। फिर उन्होंने सुरक्षात्मक चश्मा और ईयर्स पहन लिए और शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हो गए। धमाका धमाका, गोलियां चलीं और हर एक का स्कोर टेली काउंटर पर दिखाई दिया। कोई भी अधिकतम 10 अंक प्राप्त कर सकता था और काउंटर 1 दशमलव स्थान तक की गणना करता था। अधिकांश लोगों को लगभग 8 अंक मिले, जबकि अनुभवी लोगों को लगभग 9 अंक मिले। लू शिन्यान को 9.2 अंक मिले और वह बहुत खुश हुई। मुझे तो 9 से ऊपर अंक मिले, कितनी खुशकिस्मती है। जैसे ही वह मुड़ी, मो लिंगटियन और गुआन जियाओ के अंक देखकर दंग रह गई। दोनों को एक जैसे 9.9 अंक मिले थे। क्या ही शानदार उपलब्धि थी। वाह भाई तियान, बहन जियाओ, आप दोनों इसमें बहुत अच्छे हैं। आखिरकार उनके 3 प्रयासों के स्कोर घोषित हो गए। मो लिंगटियन ने क्रमशः 9.9, 9.7 और 9.8 अंक हासिल किए, जबकि गुआन जियाओ को 2 बार 9.9 और 1 बार 9.7 अंक मिले। उन्होंने मो लिंगटियन को मात्र 0.1 अंक के अंतर से हराया था। बेशक गुआन जियाओ का स्कोर सब में सबसे ज्यादा था। कुछ लोग तो इससे बेहद प्रभावित हुए, जैसी कि उससे उम्मीद थी। अद्भुत जियाओ, तुम सचमुच हम मर्दों को शर्मिंदा कर रहे हो। मो लिंगटियन ने शिकायत की। धिक्कार है, मैं फिर हार गया। ये गिनती में नहीं आता। चलो इसे फिर से करते हैं। हर कोई हंस रहा था। हा हा हा। मो लिंगटियन, संघर्ष करना बंद करो। हम में से शायद केवल लू टिंगजियाओ के पास ही जियाओ को हराने का मौका है। मो लिंगटियन ने लू टिंगजियाओ की ओर मुड़कर कहा, लू टिंगजियाओ, तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ आओ। लेकिन निंगशी के जूतों के खरगोश के कान गिर गए, इसलिए लू टिंगजियाओ फर्श पर बैठ गया और उसे ठीक करने में मदद की। इस प्रेमपूर्ण दृश्य को देखकर मो लिंगटियन का मुंह खुला का खुला रह गया। निंगशी ने उन्हें लू टिंगजियाओ को आमंत्रित करते सुना, तो वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी।
बॉस, क्या आप निशानेबाजी में अच्छे हैं? आइए देखते हैं कौन बेहतर है। फिर उसने उत्साह से लू टिंगजियाओ को पकड़ लिया। अरे छोटे खरगोश, तुम भी गोली चलाना जानते हो? मो लिंगटियन ने आश्चर्य से पूछा। निंगशी ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं इसमें अच्छी हूँ। धमाक, उसने निशाना साधा और लक्ष्य बोल्ट पर गोली चला दी। एक क्षण बाद काउंटर पर उसका स्कोर प्रदर्शित हुआ, 6.3 अंक। कितना महान है। अध्याय 750। बॉस, आप बहुत तेज हैं। अध्याय 750। बॉस, आप बहुत तेज हैं। इतने खराब स्कोर को देखकर निंगशी दंग रह गई। आज मेरे पहनावे ने मेरे प्रदर्शन पर असर डाला होगा। मो लिंगटियन हंसे, फिर उसे दिलासा दिया, ये बहुत अच्छा है, कम से कम तुमने लक्ष्य तो मारा। लू टिंगजियाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और निशानेबाजी में भी हाथ आजमाया। 6.2 अंक बनाए। निंगशी से बस थोड़ा कम। मो लिंगटियन ने लू टिंगजियाओ के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, भाई, मैं प्रभावित हूँ। यह शायद आपके जीवनकाल का सबसे कठिन स्कोर है। लू टिंगजियाओ को 6.2 अंक मिले, जो 10 अंकों से भी अधिक आश्चर्यजनक था। निंगशी ने मो लिंगटियन की चिढ़ाने की बात को नजरअंदाज कर दिया और खुशी खुशी लू टिंगजियाओ के पास जाकर बोली, बॉस, आप बहुत तेज हैं। लू टिंगजियाओ कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। घर से फोन था। निंगशी की ओर मुड़ते ही उसके चेहरे से भावों का कोई भी निशान गायब हो गया। पहले तुम खुद खेलो, मैं जाकर फोन उठाता हूँ। फिर उसने मो लिंगटियन को संकेत दिया और उसे निंगशी की देखभाल करने के लिए कहा। मो लिंगटियन ने उसे भगाने का इशारा किया, जाओ और जल्दी से अपना फोन उठाओ। जाओ। जिस क्षण लू टिंगजियाओ वहां से चला गया, उससे सावधान रहने वाले लोग अचानक ऊंची आवाज में बोलने लगे, ये तो बहुत मजेदार है। हमारे ग्रुप में जो लड़की कुछ भी नहीं जानती थी, उसे भी 7 अंक मिले और लू टिंगजियाओ की लड़की ये दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है कि वह इसमें अच्छी है? लू शिन्यान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। एक और लड़की ने कंधे उचका दिए। शायद उसके लिए ये पहले से ही काफी है, कम से कम उसने निशाना तो लगाया। मुझे तो हैरानी है कि उसका निशाना चुका नहीं। लू टिंगजियाओ ऐसी बेकार औरत के साथ क्यों रहेगा? मैं सच में जानना चाहता हूँ। कोई जाकर उससे पूछे। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं लू टिंगजियाओ की वजह से सिर्फ विनम्र बन रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने से इनकार करता हूँ। निंगशी ने उनकी बातचीत सुनते हुए शांति से अपनी बंदूक पोंछी। ये लोग शाही परिवार के धनी वर्ग से थे। वे या तो किसी धनी संगठन के उत्तराधिकारी थे या किसी उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के राजकुमार या राजकुमारी। वे लू टिंगजियाओ की वजह से निंगशी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उस समय किसी ने गुआन जियाओ से कहा, जियाओ, आप और मो लिंगटियन भाई जियाओ के ज्यादा करीब हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन्हें बताते हैं कि उनके जैसी औरत के बहकावे में न आएं? गुआन जियाओ ने जवाब दिया, आखिरकार उसे खुद ही पता चल जाएगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही उसे पता चलेगा, वह धोखा खा चुका होगा। लू शिन्यान ने उनकी बातें सुनी, उसका चेहरा लाल हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी प्यारी चचेरी बहन को ये औरत बेवकूफ बना रही है। गुस्से से उबलती लू शिन्यान अब और खुद को रोक नहीं पाए। वह निंगशी के पास गई और बोली, मुझे परवाह नहीं कि तुमने मेरे चचेरे भाई के साथ रहने के लिए क्या क्या किया। मुझे बताओ कि उसे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा। मो लिंगटियन जल्दी से उनके बीच आ गया और मामला शांत करने की कोशिश की। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ थोड़ा मजा करने आए हैं। शोरगुल बंद करो, मैं कोई हंगामा नहीं कर रहा हूँ। सच में ये औरत मेरे चचेरे भाई के लायक कैसे है? मो लिंगटियन लू शिन्यान को शांत होने के लिए मना ही रहा था कि निंगशी ने अपनी उंगलियां बंदूक के चारों ओर लपेट लीं और मासूमियत से पलकें झपकाईं। अपने चचेरे भाई को छोड़ना आसान है, बस मुझे हराना है।